जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आप ठीक हैं? अच्छा जी, आज जो है ना हम कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 9। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 9 जो है ना वो हमारा है कैपिटल बजटिंग। देखिए जी, जो कैपिटल है ना उससे मुराद है सरमाया, यानी वो चीज़, वो पैसा, वो जो है ना पैसा जो आप अपने बिज़नेस के अंदर लगा रहे हो। ठीक है? उस बिज़नेस के अंदर लगाए जाने वाले उस जो कैपिटल है ना, उसकी बजटिंग करनी है आपने कि उसको किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे आप उस पैसे को, कि वो बहुत ही एफ़िशिएंट तरीके से जो है वो आपकी जो कंपनी है उसके अंदर लग रहा हो। और ऐसे लग रहा हो कि जिसके ज़रिए आप जो है ना वो अपने अहदाफ़ जो है ना आपके, जो मकासद हैं उनको आप गेन कर सकें, ठीक है? उसके लिए आप ये होता है कि जब आप कैपिटल बजटिंग करते हो ना, तो मुख्तलिफ़ तरह की बहुत सारे बड़े-बड़े जो फ़िक्स्ड एसेट होते हैं ना, जैसे आपकी ज़मीन हो गई, ठीक है? यानी लैंड हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, फ़िक्स्ड एसेट हो गए, मशीनरी हो गई, ठीक है? यानी कि जो 1 साल से ज़ायद अरसे के अंदर चलने हैं, यानी कि लाइफ़ टाइम के लिए भी वो चलते रहते हैं इसी तरह, ठीक है? यानी कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत बड़ा पैसे का जो सरमाया होता है, वो आप लगाने जा रहे होते हो बिज़नेस के अंदर। तो जब वो लगा रहे होते हो तो ज़ाहिर है उसके अंदर लगने वाले उस सरमाए को जो है वो, उसके बजट को जो है ना वो आप बहुत ही एफ़िशिएंट तरीके से जो है वो यूज़ करना चाह रहे होते हो, ताकि मैं कम से कम गलती करूँ, उसमें रिस्क ना हो। होता ही है नॉर्मल लाइफ़ में कि ना हम नॉर्मल जो छोटे-मोटे काम कर रहे होते हैं ना, उनके अंदर तो 100, 150, 200, 500, 1000, 10,000, 15,000 की बात हो ना, तो वहाँ पे भी अगर इतना लॉस हो जाए तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा जो बिज़नेस कारोबार होता है करोड़ों का, अरबों का, तो वहाँ पे जब करोड़ों के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आप इस तरह के छोटे-मोटे रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहते हैं। वहाँ पे आप चाह रहे होते हो कि मैं इतने एफ़िशिएंट तरीके से अपनी प्लानिंग करूँ, उस सरमाए को, कैपिटल को, उस कैपिटल बजट को इतने एफ़िशिएंट तरीके से लगाऊँ कि मेरे जो रिस्क है ना, वो मैं ज़ीरो करना चाहूँ कि बिल्कुल रिस्क हो ही ना, ठीक है? और मैं इतनी एस्टिमेशन करता हूँ अपनी आने वाले जो मेरा मतलब कि प्लानिंग होती है फ्यूचर की, कि मैं लगाए जाने वाले इस मैं अपने इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जो है वो प्रॉफ़िट अर्न कर सकूँ, ठीक है? तो ये होती है कैपिटल बजटिंग। तो इस कैपिटल बजटिंग का मकसद क्या होता है जी? हम वो भी देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी देखेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी देखेंगे। और इस कैपिटल बजटिंग को हम करने के लिए कुछ टेक्नीक्स का सहारा लेंगे, जिसके थ्रू हम जो है वो कैलकुलेशन वाइज़ जो है वो चीज़ों को क्या करेंगे, उनको एनालाइज़ करेंगे, उनको तज्ज़िया करेंगे कि क्या हम इस तरह से लेके चल रहे हैं, तो फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बेहतरीन होगी या बेहतर होगी या अच्छी होगी, ठीक है? किस लेवल के ऊपर जो है वो हम इन्वेस्टमेंट को ला के करें, और किस तरह से हम फ्यूचर वाली सारी की सारी अपनी जो डिज़ायर होती है कि हम इतनी अमाउंट में अंदर इससे प्रॉफ़िट चाह रहे होते हैं, उनको किस तरह से करें कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सरमाए को जो है वो बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट कर सकें और अपने बिज़नेस को जो है वो वेल्थ को बढ़ा सकें, ठीक है? तो ये इसकी सिग्निफ़िकेंस अहमियत कहाँ हामिल होती है, बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफ़िकेंस है। वही मैंने पहले बात की है कि छोटे-मोटे तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर अगर हम बहुत बड़ा लाखों करोड़ों का एक मतलब वो लेके आ रहे हैं, मतलब एक प्लांट ला के लगा रहे हैं, तो उसके लिए तो हम रिस्क नहीं ले सकते ना। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर ना लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो आप लगा रहे होते हो, उसको जो है ना मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स के थ्रू आप जो है वो जज करते हो, उसकी जो इन्वेस्टमेंट हुई होती है और उसकी रिकवरी जो होती है, उस इन्वेस्टमेंट की कितने सालों में हो जाएगी जो पैसा आपने लगाया है, इस चीज़ का नाम जो है वो कैपिटल बजटिंग कहलाता है। ठीक है? और इसका इस जब ये टेक्निक्स को आप इस्तेमाल करते हो तो फिर उसका एक ख़ास क्राइटेरिया बनता है कि ये टेक्निक्स जो है वो हमने यूज़ की है, ठीक है? और इसके थ्रू हमने जो ये जो इन्वेस्टमेंट की है ना, इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो कैलकुलेशन से आई है, जो हमने एस्टिमेट किया है, जो हमने एस्टिमेशन की है, वो वैल्यू क्या इतनी आए तो क्या फ़ायदेमंद है या इससे कम आए तो क्या फ़ायदेमंद है? उसका एक लेवल होगा, उस लेवल के ऊपर जाके हमने डिसीज़न जो है वो लेना होता है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं ना हमने आगे भी लेके चलनी है, फिर इन्हीं चीज़ों के थ्रू हमने आगे चलना है। फिर होता है कैश फ्लो, कि ये पूरे का पूरा जो हम कैपिटल बजटिंग करते हैं ना, इसके अंदर हमने कैश फ्लो को देखना होता है। कैश से मुराद है पैसे पैसे का, फ्लो का मतलब है आना और जाना। यानी कि हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, अब हम शुरू में हम क्या करते हैं, भला इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमारा पैसा जाता है, आउटफ्लो होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब प्लांट वगैरह लग जाते हैं, सारी तरह के हम अखराजात तो लगते हैं ना इस चीज़ पे करने पे। तो उसके बाद फिर हमें क्या मिलना शुरू हो जाता है वहाँ से, रिवार्ड। हमें वहाँ से प्रॉफ़िट मिलना शुरू होता है, तब वो होती है इनफ्लो, और वो आहिस्ता, 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 आहिस्ता हमें मिलती रहती है, जब तक वो प्लांट की लाइफ़ जो है वो चलती रहती है। तो उसके बाद फिर जब हम उस प्लांट को, उस
इन्वेस्टमेंट को जो हमने की होती है वहाँ से हम पहले आउटफ्लो भी दे चुके होते हैं जब उसको लगाते हैं। उसके बाद हमें वो जब चलने लग जाता है, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा होता है, तो हमें उससे इनफ्लो भी आ रही होती है, यानी प्रॉफिट वगैरह भी आ रही होती है सेल वगैरह के थ्रू, ठीक है, प्रोडक्ट के थ्रू हमें उससे मुनाफा भी आ रहा होता है। तो आखिर में जब वो बिल्कुल डेड हो जाता है और अपनी मियारी मुद्दत तक ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम जब उसको ख़त्म कर रहे होते हैं, उस प्लांट को हम बेच रहे होते हैं बाज़ औक़ात, तो उस वक़्त भी हमें 2 तरह की कॉस्ट से आउटफ्लो हो रही होती है या इनफ्लो होती है। इनफ्लो यूँ होगी कि अगर वो मशीन ख़राब हो गई है बिल्कुल, तो हम उसको उखाड़ के बेच देंगे और उस तरह से वो उसका जो रेज़िड्यूल होगा ना, उस रेज़िड्यूल से हम क्या कर लेंगे, हमें जो है वो गेन हो जाएगी, ठीक है? हमें प्रॉफ़िट वो मतलब पैसे आ जाएँगे। अगर वो प्लांट जो है ना वो अगर उखाड़ने पे भी हमें फिर अब मज़दूर ला के लगाने पड़े और उसके ऊपर भी हमें खर्चा लगाना पड़ गया, तो फिर हमारी जो है वो आउटफ्लो होगी, यानी पैसे को हमें उसके ऊपर मज़ीद लगा के फिर उसको उखाड़ के उसको कहीं और कंपनी में जाके बेचना पड़ेगा, तो वहाँ तक पहुँचाने से लेके ये सारी तरह के भी अखराजात आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो होगी ना, हमारी एक क्राइटेरिया हो गई। ये कैश फ्लो के ऊपर हम देखेंगे कि हमारा जो पैसे का 3 तरह से जो है ना वो ले होगा। मतलब सबसे पहले पैसे का आउटफ्लो होगा जब हमने वो खरीदा है, फिर हमने उसको लगाया, लगाने के बाद वो काम करना लग गया, उसके बाद हमें इनफ्लो की सूरत में पैसे आने लग जाएँगे और आखिर में जब उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हमने उसको उखाड़ के जो है वो बाहर फेंकना है, ज़ाहिर है, या फेंकना तो नहीं होता, मतलब उसको सेल करना है। तो उस सेल के ऊपर जो है वो हमें इनफ्लो हो जाती है बाज़ औक़ात, ठीक है। अगर तो हमें उसको जब उखाड़ा है हमने, उस वक़्त कोई कॉस्ट नहीं पड़ी, तो इसका मतलब हमें डायरेक्ट इनफ्लो आ जाएगी। लेकिन अगर हमें बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि उसकी बिल्कुल वो डेड हो गया है, वो तो बेकार हो गया है, इस्तेमाल का रहा ही नहीं है। तो अब इस तरह भी हो सकता है बाज़ औक़ात कि फिर हमें मज़दूर वग़ैरह ला के उस सिस्टम को, उस प्लांट को पूरे के पूरे को उखाड़ के जो है वो फिर बाहर जब देना पड़ता है, तो फिर हमें बाज़ औक़ात आउटफ्लो यानी कॉस्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से ये सारी की सारी हमने जो बेस है ना, इस सारी की सारी टेक्निक्स की, वो कैश फ्लो के ऊपर है। पैसे का आना और जाना किस तरह से होगा, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमने एक बहुत बड़े प्लांट, ज़मीन, गाड़ी, ठीक है? या जो भी फैक्ट्री है, उसकी बिल्डिंग है, उसके ऊपर जो लगाई हुई है, उससे क्या हमें पैसा आएगा, सही है? और आखिर में क्या हमें पैसा आएगा या जाएगा जब उसको हमने फिनिश करना है, एंड ऑफ द ईयर होता है जो हमारे उस अ, उस प्लांट की जो लाइफ का एंड होता है, उस वक़्त हमें किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। और बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, शुरू के अंदर हम क्या करते हैं, जब उसको खरीदते हैं तो उस वक़्त हम पैसा जो है वो आउटफ्लो करते हैं, हमारा पैसा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कैपिटल बजटिंग क्या है जी? क्या अब ये सारी कुछ बताने का मकसद ये था, आपकी बेस बनाना था, ताकि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ जाए कि हमने इसके अंदर दरअसल करना क्या है। कैपिटल बजटिंग, सरमाए का बजट जो है वो किस तरह से बनाना है, हमने पिछले एक मॉड्यूल के अंदर भी मैंने इसकी बताया था, 8वें मॉड्यूल में, कि जो हमारी कैश बजटिंग होती है ना, उसके अंदर क्या-क्या होता है भला? सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है? फिर होता है कि हमें बैलेंस के अंदर इंक्रीमेंट होता है, यानी कि पैसा इनफ्लो होता है, फिर हम उसकी पेमेंट वगैरह करते हैं तो आउटफ्लो होता है, फिर क्लोजिंग बैलेंस होता है, उसके बाद सरप्लस और डिपॉज़िट बनता है कि हमें जो है वो सरप्लस हुआ है या डेफ़िसिट का सामना करना पड़ा है। तो इसी तरह ये जो कैपिटल बजटिंग होती है ना, इसके अंदर भी हम यही देखते हैं कि हमने जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, एक प्लांट या ज़मीन या जो भी है हमारी कंपनी, उसके अंदर कोई भी चीज़ बहुत बड़े पैसों की हम ला के, बहुत बड़ी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने ये फ़िक्स्ड एसेट के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करनी है। फ़िक्स्ड एसेट के ऊपर, यहाँ पे करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, उनको कुछ भी ज़िक्र नहीं होगा। फ़िक्स्ड एसेट जो होते हैं, उनके ऊपर जब पैसा लगाते हो तो वो बहुत बड़ी अमाउंट में होता है, और बहुत बड़ी अमाउंट में जब पैसा लगा रहे होते हो, तो आप बिल्कुल रिस्क जो है ना, वो नहीं लेना चाहते। आप बहुत एफ़िशिएंट और ध्यान के साथ, बहुत ही इंटेलिजेंस मतलब कि होके आप लोग ऐसे पैसे को लगाते हो कि मेरा पैसा ज़ाया ना हो, ठीक है? मुझे किसी भी तरह की परेशानी या नुकसान का खमियाज़ा ना भुगतना पड़े। तो इस चीज़ का नाम ही हमारी कैपिटल बजटिंग है। तो वो किस तरह से हम देखेंगे, सारी जजमेंट करेंगे, वो देखेंगे। सबसे पहले तो होता है कि कैपिटल बजटिंग की ना कुछ टेक्नीक्स हैं, और एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो टेक्नीक्स होती है ना, इनको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी कहा जाता है। जिसका मतलब ये होता है कि आज हम शुरू के अंदर ना, जब अपने उस फिक्स्ड एसेट के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, ठीक है? तो आज की डेट में हम ये तसव्वुर करते हैं कि आज ही हमने सारे का सारा पैसा जो है वो दे दिया है उस मैं अब मिसाल लेके चलूँगा आगे, कि उस प्लांट का, ठीक है? एक प्लांट है बहुत बड़ा, उस प्लांट का जो है ना, मैंने 10 लाख रुपया जो है वो आज की डेट में ही दे दिया है। मेरा आउटफ्लो हो गया, मैंने उसकी कॉस्ट अदा कर दी है और मेरे पास प्लांट आ गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता यूँ है कि हम प्लांट तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट जो है ना, वो हम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ये इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके ना वो अदा कर रहे होते हैं, और इस तरह से हम जो है वो
फिर जाके अपनी जो है वो उस प्लांट से आने वाली इनकम को, और उस प्लांट के आखिर में जब उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है उस तक की जो सारी की सारी एस्टिमेशन लगा के हम देखते हैं कि क्या इस प्लांट ने अपनी उस लाइफ टाइम के अंदर हमें प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है, इनफ्लो हुई है या आउटफ्लो हुई है। ठीक है, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जब आप ये सारी के सारी काम कर रहे होते हो तो उसके अंदर हमने ये तसव्वुर करते हैं कि हमारा जो आउटफ्लो हुआ है ना, हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है, वो बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ही हमने सारी की सारी पेमेंट जो है वो कर दी है, हम ये तसव्वुर कर लेते हैं। और इसी तरह हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि इस प्लांट ने हमें आने वाले सालों के अंदर ना ये इनफ्लो की सूरत में हमें जो है वो प्रॉफिट दिया है या हमें अर्निंग करके दी है चीज़ों की। ठीक है, और आखिर में हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि जब इसको हमने उखाड़ फेंका था या उखाड़ के बेचा है, सेल किया है, तो उस वक्त हमें इतनी अमाउंट कॉस्ट पड़ी है या फिर इतनी अमाउंट का ये सेल होके हमारे पास मज़ीद जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो उसकी रेसिड्यूल जो होता है, उसका बचा खुचा जो होता है ना मटेरियल, हो जैसे हम कह देते हैं कि मतलब वज़न के तौर पे ही फॉर एग्जांपल उसका वो बीकर आया है, अगर वो कोई अब मशीन काम काम की नहीं रही तो हम वज़न के हिसाब से भी उसको अगर तौल के बेचते हैं तो भी हमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो उसके इनकम की सूरत में पैसा आ रहा होता है। तो इस चीज़ को हम यही एस्टिमेट करते हैं कि पैसे की सारी जो हमने ख़रीदा है वो पैसा दिया जो है हमने, वो बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ही सारा दे दिया, ये तसव्वुर करके चलेंगे। हालाँकि होता ऐसा नहीं है, लेकिन हम यही तसव्वुर करेंगे ताकि हम आज की डेट के अंदर कैश डिस्काउंट का मतलब ही ये है कि आज की डेट के अंदर हमने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है उन सारी चीज़ों की जो हमने फ्यूचर के अंदर करनी है। आज की डेट में हम निकाल के बैठ जाते हैं, पूरी कंपनी ने आज प्लानिंग की है कि भई हमने आज प्लांट लेने जाना है, तो वो बैठ जाएँगे, बैठ के वो कहेंगे इतना प्लांट है, ठीक है, इतनी हम आउटफ्लो फॉर एग्ज़ाम्पल आज कर रहे हैं, ठीक है, वो बैठ के करेंगे। हालाँकि करनी तो उन्होंने वक़्फ़े से है ना, 5-10 सालों के अंदर इंस्टॉलमेंट की सूरत में वो पे करते रहेंगे जो भी उसका पैसा होगा। लेकिन आज बैठ के वो यही तसव्वुर करेंगे कि आज की डेट में फॉर एग्ज़ाम्पल देना तो सारा ही है ना, 10 लाख तो देना है, चाहे वो आज दे दो, चाहे वो 10 साल में देना देना उन्होंने 10 लाख है। तो यही एस्टिमेट लगा रहे होते हैं बैठ के कि आज की डेट के अंदर जो है वो हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि 10 लाख हमने आज दे दिया है, ठीक है, कल को प्लांट लग जाएगा, कल से उसने अपना काम करना शुरू कर देना है, उससे हमें प्रॉफ़िट आना शुरू हो जाएगी। फिर 10-15 साल के तक वो आती रहेगी, तो हम ये एस्टिमेट करेंगे कि पहले साल इतनी हुई, दूसरे साल इतनी, तीसरे साल इतनी, इसने ना हमें ये वाली अमाउंट दी है, तो वो भी हम साइड पे लिख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। और वो एक ही अमाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल वो लिख सकते हैं कि हमें इससे फॉर एग्ज़ाम्पल 20 सालों में ना 20 लाख रुपया आया है। ठीक है? उसके बाद आखिर में वो कहेंगे कि हम इसकी आउटफ्लो ये लगा लेते हैं कि जब हम इसको हमने बेचना है तो उस वक़्त इसको हमने ये कर लेना है ज़हन में कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नाकारा चीज़ के तौर पे वज़न पे ही बिकेगा, तो उस वक़्त हमें इसकी इतनी का अमाउंट जो है वो हासिल हो सकती है। तो इस तरह से फिर वो बैठ के सारी कुछ एस्टिमेशन जब लगाई जाती है, तो फिर देखा जाता है कि कैसे हमें प्रॉफ़िट आएगा या लॉस आएगा। तो ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये कैपिटल बजटिंग कहलाती है। एक बहुत बड़े फ़िक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करने से लेके उससे अर्निंग प्रॉफिट की सूरत में आने से लेके और उसके आखिर में जब एंड ऑफ द ईयर होता है उसकी लाइफ का, उस वक्त तक का ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है, ये हम कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए मालूम करने की कोशिश करते हैं, जिसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कहा जाता है। यानी कि उन कैश फ्लो की देखो, बार बार कैश फ्लो का जिक्र होगा, यहाँ पे हमने परसेंटेज नहीं देखनी फॉर एग्जाम्पल कितने परसेंट ये था, इतने परसेंट ये अमाउंट हुई है, परसेंट नहीं, कैश फ्लो का जिक्र करना है हमने, एग्जैक्ट अमाउंट वो हम लेंगे ताकि हमारे 1 रुपये का भी हिसाब किताब ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें लेके चलेंगे। हमने कैश फ्लो मेथड जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसका मतलब ये है कि हम अपनी फ्यूचर की इस तमाम तरह की जो एस्टिमेशन होती है ना, उनकी प्रेजेंट वैल्यू को हम मालूम करके फिर जो है ना हम उसकी जो है ना वो निकाल रहे होते हैं कि क्या इससे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो है ना वो 4 तरह के हैं, ठीक है। एक होता है पे बैक पीरियड। एक पे बैक पीरियड क्या होता है, ये भी मैं बताता हूँ। पे बैक पीरियड से मुराद ये है कि आपने आज कोई भी जो है ना इन वो लगाया प्लांट, ठीक है, और उस प्लांट से आप तवक्का कर रहे हो कि वो आज 3 लाख का लिया है मैंने, तो आप तवक्का कर रहे हो कि 3 लाख मुझे कितने दिन के अंदर देगा। तो आपका ये इरादा है कि मुझे ना 3 लाख रुपया जो है वो ये जो मशीनरी है मुझे वो 1 साल के अंदर पूरा करके दे दे। तो आप ये देखोगे फिर कि इसने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल जो आपको दी है ना, जो भी उसने इनकम दी है आपसे जनरेट करके, जो आपको प्रॉफ़िट दिया है, तो उसके हिसाब से आप लगाते हो कि क्या ये मुझे उन 10 सालों के अंदर अपनी अमाउंट एग्ज़ैक्ट जो मैंने इस पे इन्वेस्ट की है, वो पूरी करके दे देता है या नहीं दे रहा। अगर तो वो एग्ज़ैक्ट वो 10 साल जो आपने एस्टिमेट किए थे उससे, उसके अंदर वो अमाउंट जो उस पे लगाई थी आपने 3 लाख, वो पूरी करके दे देता है, तो भी आप उस प्रोजेक्ट, उस प्लांट को खरीद लोगे। अगर वो उससे पहले कर देता है पूरी, यानी 8 साल में, 10 साल में ही उसने वो 3 लाख पूरा कर दिया, तो भी आप उसको खरीद लोगे। लेकिन अगर उसने उस 10 साल से पहले नहीं की, उससे बाद जाके 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल अगर उसने ले लिए और वो आपको एस्टिमेशन में ये पता चल रहा है कि वो ज़्यादा साल ले रहे हैं, तो फिर आप कभी भी उस प्लांट को चूज़
नहीं करोगे तो ये पे बैक पीरियड बताता है कि जो एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट है ना अमाउंट आपकी, उसकी रिकवरी का पीरियड कितना है, एग्जैक्ट उसी के बराबर है जो आप एस्टिमेट कर रहे हो दिन, 10 साल, 5 साल, या फिर आपने एक मार्केट के अंदर मौजूद उस प्लांट का एग्जैक्ट एवरेज जो मार्केट का निकल के आ रहा है ना पे बैक पीरियड का, कि एक कंपनी दूसरी थी उसने यही सेम चीज़ ली थी मशीन सिलाई वाली, और उसने जो है ना वो 5 साल में अपनी पूरी कीमत करके वापस दे दी और वो इस हालत में बिकी थी। तो अगर आप वही एवरेज भी अगर लोगे ना कि बाकी कंपनियों ने इस चीज़ के ऊपर कितने साल में रिकवरी की थी, और उसी हिसाब से अगर अगर आप भी उसे वही एक्सपेक्ट करके आप निकालना चाह रहे हो, तो अगर तो वो एग्जैक्ट उसी एवरेज के ऊपर आके अपनी कीमत पूरी कर देती है या उससे पहले ही कर देती है, तो फिर तो आप उसको चूज़ कर लोगे, अदरवाइज़ आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। तो ये प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, इस तरह से मुख्तलिफ तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर आप चूज़ कर रहे होते हो, इसलिए इनको इस्तेमाल किया जाता है उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके। और एक बात याद रखनी है, जो पे बैक पीरियड है ना, उसको आप डिस्काउंटेड के थ्रू नहीं कर सकते। मतलब ये है कि ये जो प्रेजेंट जो डिस्काउंटेड मेथड इसके ऊपर नहीं लगता होता। पे बैक पीरियड है ना, ये दरअसल डिस्काउंटेड पीरियड के लिए इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता मेथड, लेकिन फिर भी हम इसका एक जो डिस्काउंटेड मेथड है उसको यूज़ करके हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम मालूम करके और फिर भी इसकी एस्टिमेशन लगा सकते हैं। मतलब ये है कि ये जो पे बैक पीरियड है ना, ये डिस्काउंटेड हो भी सकता है, यानी इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है ना फ्यूचर फ्लोज की, आउटफ्लोज की, वो मालूम करके आप इसको डिस्काउंटेड के अंदर कन्वर्ट करके मेथड के थ्रू उधर से भी आप इसको मालूम कर सकते हैं वैल्यूज़ को, और इसको बगैर जो है ना डिस्काउंटेड वैल्यू को निकाले फिर भी आप इसकी जो है ना एस्टिमेशन लगा सकते हो। तो ये बात है कि जो पे बैक पीरियड है उसको वैसे कंसिडर नहीं किया जाता कि ये एक डिस्काउंटेड मेथड यूज़ करेगा। बाकी जो 3 है ना, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और एक जो है वो इसके अंदर आ रहा होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, और एक और है उसका नाम मुझे इधर अभी वो शो नहीं हो रहा। वो चलो वो देख लेना फिर आप लोग, ठीक है, स्लाइड के नीचे नहीं आ रहा। यहाँ पे ना पे बैक पीरियड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, और चलो मैं ऐसे करके देख लेता हूँ, रुके आप। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैं इधर से पता चल जाएगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं, ये शो ही नहीं करवा रहा है यहाँ पे। चलिए बहर का वही है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो है वो आप लोगों ने ये 4 तरह की टेक्निक्स आगे आएंगी तो फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सारी एक्सप्लेन तो होनी है ना आगे, तो बहरकैफ ये देख लेना फिर आप लोग। तो बाकी पे बैक पीरियड के अलावा ये ज़हन में रखना है, पे बैक पीरियड के अलावा बाकी जो 3 टेक्निक्स है ना, उन सारों के अंदर जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रेजेंट, हाँ मुझे याद आ गया, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो जो है ना, ये तीनों की तीनों बाकी जो है ना, इनके अंदर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इस्तेमाल करते हो। जिसका मतलब ये है कि इनकी फ्यूचर वैल्यूज़ की आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर एस्टिमेशन लगाते हो कि क्या उस प्रोजेक्ट ने हमें प्रॉफिट देना है या नुकसान देना है। हम उस प्रोजेक्ट को किस वैल्यू के ऊपर ला के जो है वो चूज़ करेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसकी एक ख़ास लिमिट है, एक ख़ास स्टैंडर्ड मौजूद है नीचे वाले तीनों का, और जैसे ऊपर वाले का था ना, इसी तरह बाकियों का भी तीनों का ना एक ख़ास स्टैंडर्ड मौजूद है, जहाँ पे ला के आप जो है वो ये डिसाइड करते हो कि क्या मैंने इस प्रोजेक्ट को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, ठीक है। तो इन सारों के अंदर भला जो नीचे वाले 3 है ना पे बैक पीरियड के अलावा, उनके अंदर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इस्तेमाल होता है, यानी इनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके आप लोग फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में निकाल के फिर आप एस्टिमेशन लगाते हो कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, और जो वैल्यू आएगी फिर उसका एक ख़ास क्राइटेरिया होगा जिसके ऊपर हमने देखना है कि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो फिर हमने इसको चूज़ करना है, 1 से कम है तो नहीं करना, अगर एग्जैक्ट 1 के बराबर है तो फिर क्या डिसाइड होगा। ये सारी चीज़ें फिर हम आगे देखेंगे। तो ये टेक्निक्स थी, ठीक है। इन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे हम, और अपने फिक्स्ड एसेट के ऊपर लगाई जाने वाली बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है उसका हम क्या निकालेंगे, उसका हम डिसीजन निकालेंगे, उसको एक खास क्राइटेरिया के ऊपर कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट को चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब आगे हम चलते हैं जी। आगे ये है कि कैपिटल बजटिंग के अंदर ना, अब ये हम यूज़ करेंगे कि सबसे पहले तो ये बात है कि हमने ना क्या एस्टिमेशन लगानी है कैश फ्लो की, क्या लगानी है, एस्टिमेशन। यानी कि जो हमारी जो ये सारे का सारा जो टेक्निक्स यूज़ देखी है ना हमने, इनके अंदर हमने कैश की एस्टिमेशन जो अमाउंट है ना, यानी एस्टिमेट करेंगे हम, ये कोई हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता। हमने तो एक ऐसे प्लांट के ऊपर को ख़रीदना है जो अभी तक हमारे पास आया भी नहीं है, लेकिन हम उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो हमने एस्टिमेशन लगानी है ना, जो हमने उससे पहले अपनी मतवक्के जो मतलब कि कैश की फ़्लोज़ होंगी वो देखनी है हमने, कि हमारे पास 3 तरह की इसके अंदर ना ये चीज़ें होती हैं, और ये आपने याद रखना है कि पहले मैंने चारों टेक्निक्स का बताया है,
वो भी मरूज़ी बन सकती है आपके पास इंपॉर्टेंट, कि किसके अंदर कैश फ्लो मेथड जो है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज़ होता है। तो बाकी तीनों में हो रहा था पे बैक पीरियड जो है ना वो ऐसी टेक्निक्स के जिसके अंदर आप जो है वो बगैर डिस्काउंटेड के पीरियड के डिस्काउंटेड मेथड यूज़ किए भी आप जो है वो अपनी डिसीजन निकाल सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और बाकी नीचे तीनों तीनों जो है ना उनके लिए आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो उसको इस्तेमाल करते हो। और जो पहली वाली स्लाइड थी उसके अंदर हमने वो कैपिटल बजटिंग की अहमियत देखी थी, वो भी एमसीक्यूज बन सकता है कि उसके अंदर क्या चीज़ें बयान की जाती हैं, उसके अकाउंट में क्या चीज़ें इनकम कर रही होती हैं, उसकी सिग्निफिकेंस, कंसेप्ट, कैश फ्लो, और ऊपर वाला जो था वो क्राइटेरिया। तो वो चार चीज़ें यहाँ से ये वाली डाल के कह देगा ऑल ऑफ दीज, या इस तरह से मुख्तलिफ तरह से एमसीक्यूज बना सकते हैं। तो ये भी आ सकता है कि जो आप ये वाली मरूज़ इस तरह बन सकती है कि आपने जो अभी कैपिटल बजटिंग के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, ठीक है, उसके अंदर आप एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो देखते हो, वो कितनी चीज़ों पे देखते हो जी। उसके अंदर सबसे पहले मरूज़ी में ए दिया होगा, इनिशियल कैश आउटफ्लो होता है, उसके बाद इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो होता है, और टर्मिनल कैश आउटफ्लो कैश फ्लो होता है, और आखिर में आ जाता है कि नॉन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा अगर ये सारी की सारी दी होंगी। तो आपने अब ये जहन में रखना है कि आपने जितनी भी अब इन्वेस्टमेंट आगे करनी है ना फिक्स्ड एसेट के अंदर, मतलब कि इसके थ्रू इस इन स्लाइडों को समझते हुए कि जितने भी हम आगे अब प्रोजेक्ट निकालेंगे ना, चूज़ करेंगे, उन प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये तीनों चीज़ों को देखना है। सबसे पहले क्या होती है जब प्रोजेक्ट आप ले रहे होते हो, प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, इनिशियल कैश आउटफ्लो होता है। इनिशियल कैश आउटफ्लो से मुराद क्या है कि बिल्कुल आगाज़ के अंदर कैश की आउटफ्लो होगी। ज़ाहिर है भाई, जब आपने कोई मशीन बहुत बड़ी 10 लाख की ख़रीदनी है तो आपने उसकी अमाउंट देंगे ना सबसे पहले, तो आते ही तो वो उधर फैक्ट्री में पड़ी हुई है, वहाँ से तो आपको नहीं प्रॉफिट देना शुरू कर देना। तो सबसे पहले तो इनिशियल कैश की आउटफ्लो होगी, यानी पैसा आपने खुद देना पड़ेगा। तो कॉस्ट आएगी उस प्रोडक्ट के खरीदने में, उस प्रोजेक्ट के खरीदने में, ठीक है। नंबर दो, फिर जब वो प्रोजेक्ट आप ले आओगे, आके लगा लोगे, लगाने के बाद फिर उसने क्या कर देना है, चलना शुरू कर देना। जब वो चलना शुरू कर देगा तो एक इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो शुरू हो जाएगा। इंक्रीमेंटल का मतलब ऐसा जो चलता रहे, फ्यूचर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके वो आपको बढ़ता हुआ देता रहेगा, एक इनफ्लो देगा, कैश की इनफ्लो, यानी इनफ्लो से मुराद है आना। तो पैसा जब वो चलेगा तो फिर आना शुरू हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो दूसरे स्टेप के ऊपर ये चीज़ होती है कि इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो होना शुरू हो जाता है। तो आखिर में क्या होता है जब वो बिल्कुल अपनी लाइफ को पहुंच जाता है, तो टर्मिनल कैश फ्लो होता है, यानी वो टर्मिनल का मतलब इख्तितामिया कैश फ्लो होता है। अब कैश इधर फ्लो लिखा है उसने अकेला, ना इनफ्लो लिखा है ना आउटफ्लो। तो इसकी क्या सूरत हो सकती है, दो सूरतें हो सकती हैं कि अगर वो अपनी लाइफ के अंदर जब वो गया है, बिका है, ठीक है, एंड हो गई है, डेड हो गया था, तो उस वक्त अगर तो वो प्रॉफिट दे के जा रहा है, मतलब वो उसकी एक अच्छी खासी अमाउंट हमें मिल रही है जब उसको हमने बेचा है, तो उस वक्त अगर हमें प्रॉफिट की सूरत में पैसा आ गया है, उसकी सारी उखाड़ के बेचने से लेके सारे अखराजात निकालने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ मुनाफा आ गया है, तो फिर तो हम कह देंगे इससे टर्मिनल कैश इनफ्लो हुआ है। अगर हमें उसको उखाड़ने में फिर ज़्यादा पैसे लगे हैं और भी, ठीक है, और वो कोई इतना खास बिका भी नहीं है, ठीक है, थोड़े अमाउंट में बिका है और पैसे ज़्यादा हमारे लग गए हैं, तो फिर हम कहेंगे कि टर्मिनल कैश आउटफ्लो हुआ था। तो ये वाली बात है कि हमने ये सारी की सारी जो भी टेक्निक्स यूज़ करके प्रोजेक्ट को चूज़ करना है, वो हमें एस्टिमेशन कैश फ्लो के ऊपर देखनी है कि हमें जो एक्सपेक्टेड जो हमारा कैश फ्लो होगा ना, वो कितना हो रहा होता है और कितना होगा, उस अमाउंट के ऊपर जो हमने उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। इन चीज़ों को इन 3 स्टेप्स के अंदर हमने देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो अब हम देखेंगे कि ये जो हम कर रहे होते हैं ना, कैश का आउटफ्लो, इनफ्लो हो रहा होता है, तो इसके अंदर कुछ इस तरह के भी एक्सपेंस होते हैं, जिन एक्सपेंस को हमने जो है वो अपने ज़हन में रखना होता है कि इन एक्सपेंस को भी हमने अपने उस प्रोजेक्ट में से ऐड करना है या निकालना है। क्या होता है, ज़ाहिर है कि बहुत सारे, अब ये तो नहीं होता कि डायरेक्ट 10 लाख रुपए दिया और आते ही उसने आके प्रोजेक्ट लगाना शुरू कर दिया। हम कह देते हैं कि 10 लाख भाई हमने दिया था, ठीक है, 15 लाख रुपए उसने हमें 20 सालों में दे दिया है, और जाते हुए उसने 10 लाख दे दिया और वो जमा मैनेज करके आप निकाल के बैठे होंगे। ऐसा नहीं होता भाई। जब आपने ख़रीदा, ख़रीदने के बाद उसको आप उधर से लेके आए, लेके आने के बाद आपने उसको उसको इंस्टॉल किया, उसके ऊपर कॉस्ट आई, ठीक है, मतलब सारी तरह की जो भी होती है ना, परचेज़ करने पे भी कॉस्ट आती है कुछ ऐसी। आगे हम पढ़ेंगे किस तरह की कॉस्ट होती है जिनका हमें सामना करना पड़ता है जब एक प्रोजेक्ट को आप लेके लगा रहे होते हो। तो बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपने उसको देखना होता है। और डिप्रिसिएशन मेथड क्या होता है, वो ये होता है कि आपने वो प्रोजेक्ट है ना, तसव्वुर तो ये किया जाता है कि उस प्रोजेक्ट की वो अमाउंट जो आपने बिल्कुल शुरू के अंदर क्या थी, जो आपने एकदम से 1 लाख रुपया, हमने तो इधर बैठ के अभी जब हिसाब कर रहे थे तो हमने तो लगा लिया कि 10 लाख का ये प्रोजेक्ट आ गया है। तो उस हमें ये तो नहीं पता कि हमने वो प्रोजेक्ट जो है ना, उसके अमाउंट को बाद में जो हमने एक ही दफ़ा पे कर दिया, फॉर एग्जांपल अब ये तसव्वुर कर लिया है, उसको हमने थोड़ा-थोड़ा करके उसकी लाइफ़ टाइम के अंदर इस तरह से डिवाइड कर देना है कि जब वो डेड लाइफ़ पे पहुँचे तो उस वक़्त उसकी सारी की सारी जो है ना, थोड़ा-थोड़ा करके
वो जो अमाउंट जो हमने पे की थी, वो इस तरह से एडजस्ट हो चुकी हो कि उसकी लाइफ टाइम तक वो जो एक्सपेंस है ना वो डिवाइड हो चुका हो। तो इस चीज़ का नाम जो है वो डिप्रिसिएशन मेथड कहलाता है। और इसकी भी कैश फ्लो जो है ना वो हम देखते हैं कि उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डिप्रिसिएशन मेथड के बारे में हमारे पास वो आया हुआ है, मरूज़ी भी आई हुई थी, एमसीक्यूज़ भी आए हुए हैं कि डिप्रिसिएशन मेथड कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसा होता है जिसके अंदर ना जो उसकी अमाउंट होती है ना वो कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है हर साल। और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ऐसा होता है जिसके अंदर ना उस इन्वेस्टमेंट जो आपने की होती है, जो आपने एक्सपेंस किया होता है उस फिक्स्ड एसेट के ऊपर, तो उसका जो बैलेंस होता है ना वो हर साल थोड़ा थोड़ा करके डिक्लाइन हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, गिर रहा होता है। और यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड ऐसा होता है जिसके अंदर आप प्रॉफिट को देखते हुए फिर आप जो है वो एस्टिमेशन लगाते हो कि मैंने अब इस प्रोजेक्ट की जो एक्सपेंस है उसको किस तरह से ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं डिप्रिसिएशन मेथड के ये तरीके होते हैं, ये सारों का आपको पता होना चाहिए, उसकी टाइप भी मौजूद है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने इसके को भी देखना होता है, डिप्रिसिएशन को भी देखना होता है। और भी बहुत सारे नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं जिनको आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर निगाह में रखना होता है और उनको जमा मैनेज जहाँ भी करनी होती है उनको एडजस्टमेंट में ला के फिर आप एग्जैक्ट अमाउंट पे पहुँच जाते हैं कि इससे भाई मुझे मुनाफा हुआ है या नफ़ा हुआ है, नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, क्या कहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ट्रीट की जाती हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर। नॉन कैश एक्सपेंसेस को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि डिप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइज़ेशन हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे जो है ना इसके अंदर आएँगे आगे, फिर मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर सबसे पहले जो स्टेप हमने पढ़ा है ना, जो इनिशियल एस्टिमेशन के अंदर हमने 3 स्टेप पढ़े थे ना, एस्टिमेशन कैश फ्लो के अंदर 3 स्टेप पढ़े थे। इनिशियल कैश आउटफ्लो होता है सबसे पहले, फिर इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो होता है और आखिर के अंदर टर्मिनल कैश फ्लो होता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनिशियल कैश आउटफ्लो क्या होगा। देखो जी, इनिशियल कैश आउटफ्लो ये है कि सबसे पहले तो आपको जब वो प्रोजेक्ट लेके आओगे या प्रोजेक्ट आपने लेना है तो आपने पैसे देने हैं, तो वो हो गया इनिशियल कैश आउटफ्लो। आपका पैसा चला गया, तो अब वो जो पैसा जाएगा आपका, उसके बाद भी आपको परचेज़ प्राइस जो होगी ना उसकी, जो आपने परचेज़ की है, उसके ऊपर कुछ एक्सपेंस आएँगे। सबसे पहले तो ये होता है कि उसकी प्राइस जो है ना, वो होती है 3 तरह की उसकी प्राइस हो सकती है, अब उस प्रोजेक्ट की जो आपने लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्राइस होती है एफओबी, जिसको आप फ्री ऑन बोर्ड आर या फिर फ्रेट ऑन बोर्ड भी कहते हो। ये ऐसी होती है कि जिसके ऊपर ना फ्रेट ऑन बोर्ड का मतलब है उसको लाने के लिए जो एक्सपेंस वगैरह ना कुछ भी नहीं लग रही होती। सिर्फ़ आपने प्रोजेक्ट खरीदा, खरीद के वो कंपनी क्या रहती है, हम डायरेक्ट इसको आपके प्लांट को वहाँ पे जाके इंस्टॉलमेंट करके देंगे। इस सारे की कुछ जो है ना वो 10 लाख में करके दे देंगे। तो इस तरह की जो भी प्राइस आप वहाँ पे डील करते हो ना, तो उसको कहते हैं एफओबी, यानी फ्री ऑन बोर्ड या फिर फ्रेट फ्रेट ऑन बोर्ड भी इसको कहा जाता है। कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ओरिजिनल कॉस्ट जो है ना उसकी अमाउंट जो प्राइस होती है उसके ऊपर मौजूद होती है, और बाकी इसके अंदर कोई भी नो एडिशनल कॉस्ट मेड अ पार्ट ऑफ इट। इसका कोई और फालतू जो कास्ट होती है ना वो इसका हिस्सा नहीं होती। सिर्फ इसकी ओरिजिनल प्राइस जो होती है ना इंक्लूड होती है बस। दूसरे नंबर पे होती है जी सी एंड एफ। ये इस तरह की प्राइस होती है उस प्रोजेक्ट की कि अगर वो सी एंड एफ कैटेगरी में आ रहा है, परचेज़ किया आपने वो चीज़, तो इसके अंदर एक तो उसकी कॉस्ट भी शामिल होगी, ठीक है, टोटल। और कॉस्ट के साथ उसकी फ्रेट प्राइस जो है ना वो भी शामिल होगी। फ्रेट प्राइस होता है कि उसको उधर से ला के इधर तक पहुंचाने तक जो भी सारा कुछ एक्सपेंस आया है ना, उस सारी अमाउंट को भी आपने बीच में इंक्लूड करना होता है। और वो फिर जाके जो भी कॉस्ट टोटल बनती है फ्रेट की भी और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट भी, वो आपकी सी एंड एफ कहलाती है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है जी हमारे पास सी आई एफ। ये तीसरी कैटेगरी होती है, यानी एफ ओ बी, सी एंड एफ और सी आई एफ होती है, जिसको आप कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट कहते हैं। ये ऐसी होती है कि जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने बाहरले मुल्क से, चाइना से ना कोई भी बहुत बड़ी प्लांट मंगवा लिया, तो वो प्लांट आपके पास आ गया। तो अब वो जो प्लांट वहाँ से चाइना से इधर तक आया है ना, तो आप उसके ऊपर अब एक तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी, ठीक है, दूसरी उसके ऊपर फ्रेट प्राइस आएगी जो आपने उधर से इधर तक ला के लगाने पे लगाई है। तीसरी ये होती है कि आप उसकी ना इंश्योरेंस भी वहाँ पे करवा लेते हो। इंश्योरेंस की जो कॉस्ट आएगी वो भी इसके अंदर शामिल हो सकती है, और वो कैटेगरी आपकी सी आई एफ प्राइस की कैटेगरी कहलाएगी, उसकी टाइप कहलाएगी। और इसके अंदर क्या क्या होता है भला, इसके अंदर कॉस्ट होगी, ठीक है, उसके बाद फ्रेट होगी और इंश्योरेंस होगी। क्या होगी? इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस भी अगर आपने करवाई हुई तो वो सीआईएफ कॉस्ट के साथ होगी। इंश्योरेंस इसलिए करवाई जाती है कि रास्ते में कोई भी किसी भी तरह का अगर हादसा हो जाता है, ठीक है, वो प्लांट को नुकसान पहुंच जाता है, तो वो आपका जो पेमेंट होती है वो सिक्योर रहती है और आपकी वो जो ओरिजिनल अमाउंट वो लौटा दी जाती है अगर वो प्लांट आप तक नहीं पहुंच पाता या कोई भी इस तरह का इंसिडेंट वाकया हो जाता है। उसके बाद होता है कि कुछ डायरेक्ट कॉस्ट भी होती हैं कि जो प्लांट जो है वो
अगर आपने आके लगाना है ना, तो ये तीनों जो प्राइसें पहले हमने देखी हैं, उनके बाद भी कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो डायरेक्ट आपके प्लांट के ऊपर लग रही होती है। मिसाल के तौर पे फ्रेट भी हो सकती है, कि फ्रेट ये होती है कि आपने वहाँ से उसको यहाँ तक लाने में जो भी प्राइस लगेगी ना, कॉस्ट आएगी, वो फ्रेट है। दूसरे नंबर पे इंश्योरेंस की प्राइस हो सकती है, उसको भी डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, इसी को तो हम कैपिटलाइजिंग एक्सपेंस कहते हैं। यानी वो एक्सपेंस जो आपके डायरेक्ट उस फिक्स्ड कॉस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ये उसके साथ जुड़ी हुई है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके और किसी भी बिज़नेस के साथ। ये डायरेक्ट पहले उसके साथ जुड़ा है, जो उस प्लांट को वहाँ से आप लेके इधर तक आ रहे हो, ये उसी के साथ अमाउंट लगेगी। यानी उसकी जो कीमत थी ना 3 लाख रुपया मिसाल के तौर पे, और उसको आपने फैक्ट्री तक लाने में एक्स्ट्रा वहाँ से इधर तक पहुँचने में उसको 1 लाख रुपये और लग गया आपका, तो उसकी टोटल जो कॉस्ट होगी वो अब 3 की बजाय 4 आप तसव्वुर करोगे। ये जो लाख रुपये ऊपर वाला लगा है ना, ये भी आप अटैच कर दोगे उसकी उस फिक्स्ड कॉस्ट के साथ जो आपको वहाँ से लगी है। तो इसलिए कैपिटलाइजिंग एक्सपेंस यानी डायरेक्ट कॉस्ट जो है, वो भी आपके उस एक्सपेंस के साथ ही लग रही होती है, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस भी होती है इसके अंदर। उसके बाद इंस्टॉलेशन जब आप ले आते हो, उसके ऊपर फ्रेट प्राइस लगती है, और अगर आपने इंश्योरेंस करवाई हुई तो इंश्योरेंस भी लगेगी, ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट भी होगी। फिर जब वो ले आते हो तो फिर आपने उसको इंस्टॉल करवाना होता है। जब इंस्टॉलेशन होती है तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी मेहनत मज़दूर इंजीनियर आके उसको लगाते हैं, तो वहाँ पे भी कॉस्ट आती है कोई ना कोई। जब वो लग जाता है तो उसके बाद उसका सेटअप बनता है, ठीक है। जो सेटअप होता जाता है, हो जाता है और फिर चलने लग जाता है, तो उसके ऊपर भी ज़ाहिर है कोई ना कोई कॉस्ट आती है। और उसके बाद सबसे आखिर में कुछ ड्यूटी एंड टैक्सेस हुकूमत की तरफ से फॉर एग्जांपल लग रहे होते हैं, कि आपने बाहर से मुल्क में से कोई यहाँ पे आके वो चीज़ लगाई है, तो उसके ऊपर ये वाला इतना जो है वो ड्यूटी या टैक्सेस वगैरह लगते हैं। तो ये भी सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट है। मरूज़ी बन सकती है, शॉर्ट बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ गया जी कैपिटल बजटिंग के अंदर फिर दूसरा स्टेप हमने देखा था कि आउटफ्लो तो हो गई, अब इसके अंदर जो प्राइस होगी वो देख लिया हमने, जो कॉस्ट लगनी है वो भी देख लिया हमने। अब आ गया हमारे पास वो प्लांट लग गया, सेटअप हो गया, ड्यूटी वगैरह टैक्स अदा कर दिए। अब आ गया इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। अब इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो है ना, उसके अंदर क्या चीज़ होती है जी, हमें पता है कि अब हमारे पास पैसा जो है वो आना शुरू हो जाएगा। अब इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो से मुराद है पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ना स्टेप देख लो आप लोग, कि इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो होता है। सबसे पहले क्या होता है इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो? उसके अंदर सबसे पहले तो ये होता है कि जब पैसा आएगा ना आपके पास, तो सबसे पहले तो एडिशनल रेवेन्यू पैदा होगा। रेवेन्यू से मुराद है इनकम, सेल, ठीक है? आपका प्रॉफ़िट जो आपको मिला है ना, उसमें से सबसे पहले तो आप एडिशनल डिप्रिसिएशन को माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस करोगे। क्योंकि अभी तक उसमें से आपने नेट जो है ना, प्रॉफ़िट जो है उसमें से टैक्स अदा नहीं किया, और आप टैक्स उसी वक़्त अदा करोगे जब आप ये डिप्रिसिएशन को निकाल दोगे। क्योंकि अगर आपने टैक्स अदा किया ना डिप्रिसिएशन के साथ, और डिप्रिसिएशन दरमियान में मौजूद हुआ, तो फिर आपको टैक्स जो है वो एक्स्ट्रा पड़ेगा, और आपको फ़ायदा नहीं, उसका नुकसान है। क्योंकि डिप्रिसिएशन आप दरमियान में से निकालने के बाद जो है ना, फिर टैक्स दोगे, तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे ना 1 लाख रुपया प्रॉफ़िट हुआ है, मेरे उसके अंदर डिप्रिसिएशन था 10,000 रुपया। तो अगर मैं डिप्रिसिएशन नहीं निकालता, डिप्रिसिएशन का जो कॉस्ट है वो नहीं निकालता, तो फिर तो मुझे डायरेक्ट 1 लाख के ऊपर ही टैक्स लगेगा, तो मेरा टैक्स ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन अगर मैं उसमें से डिप्रिसिएशन निकाल लेता हूँ ना, तो फिर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 90,000 बचा है, तो अब मेरा टैक्स 90,000 पे लगेगा। तो मैं फालतू में क्यों भई अपनी ज़्यादा अमाउंट के ऊपर टैक्स लगवाऊँ? तो सबसे पहले तो क्या होता है, एडिशनल जो रेवेन्यू होता है ना, उसमें से आपने जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है ना, उसको माइनस कर देना है। और जब माइनस कर दोगे इसमें से आप, तो फिर आपके पास पता क्या आ जाएगी? नेट चेंज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी कि टैक्स अदा करने से पहले आपके पास नेट जो प्रॉफिट के अंदर तब्दीली है ना, वो आ गई है, ठीक है। और अब जो ये जो आपने अब ये आई है नेट नेट चेंज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये दूसरे स्टेप वाला को याद रखना है। स्टेप सेम है सारे के सारे। सबसे पहले एडिशनल रेवेन्यू, फिर एडिशनल एक्सपेंस को माइनस कर दो, फिर नेट चेंज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले वाली जो नेट प्रॉफिट है ना, वो आ गया है। अभी इसके अंदर टैक्स मौजूद था, मतलब ये टैक्स देने से पहले था ये चीज़। अब दूसरे नंबर पे क्या करोगे फिर आप, डी पे, कि उसमें से ना अब ये जो नेट चेंज इन प्रॉफिट आया होगा ना, उसमें से एडिशनल इनकम टैक्स जो लगना था ना, अब आप जाके उसको माइनस करोगे। अब वो माइनस करवा दोगे। क्यों क्यों करोगे अब? क्योंकि आपने इसमें से अभी डिप्रिसिएशन निकाल चुके हो आप लोग। अब यानी कि यहाँ तक वो 90,000 की अमाउंट अब बन चुकी होगी, तो उस 90,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। अब ये जब टैक्स लग जाएगा, तो फिर आपके पास ना आ जाएगी नेट चेंज इन प्रॉफिट। अब चेंज जो प्रॉफिट के अंदर असल जो तब्दीली है ना, वो आ चुकी होगी आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद। ये देखो ना दूसरे डी के ऊपर देखो, कि हमने माइनस कर दिया है एडिशनल इनकम टैक्स। एडिशनल इनकम टैक्स को आपने माइनस कर दिया। अब जो नेट अमाउंट आई है ना आपके पास प्रॉफिट की, वो आफ्टर टैक्स यानी टैक्स देने के बाद आई है। यहाँ पे तो निकाल चुके हो, माइनस कर दिया तो वो निकल गया, तो अब आफ्टर टैक्स वाली अमाउंट होगी। अब इस आफ्टर टैक्स के अंदर वो जो डिप्रिसिएशन आप लोगों ने बी वाले पॉइंट पे निकाला था ना, उसको दोबारा से ऐड कर दोगे, और असल जो आपके पास इंक्रीमेंटल कैश
इनफ्लो है ना वो आ जाएगा। ठीक हो गया, स्टेप सेम रहेंगे सारी की सारी आगे वाले टेबलों में, यहाँ तक जी तक ये सेम स्टेप है। इसको रट्टा लगाओ या समझ लो, समझने वाली चीज़ है, रट्टा नहीं लगाना। तो बस सबसे पहले क्या होता है, पहले रेवेन्यू आएगा, एडिशनल रेवेन्यू में से डिप्रिसिएशन निकालोगे तो नेट चेंज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, बिफोर टैक्स आएगा, सॉरी, उस टैक्स में से आपने एडिशनल इनकम टैक्स को क्या कर देना है, निकाल देना है। उसके बाद नेट चेंज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और उसके बाद डिप्रिसिएशन को ऐड करके आपके पास नेट कैश, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो जो है वो आ जाएगा, यानी एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी जो आपने उससे हासिल की होगी। दूसरे नंबर पे देखते हैं कि दूसरे नंबर पे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो का भी एक एग्जांपल है। वो कहता है अब ये जो सारे के सारे हमने काम किए ना पीछे, मैंने कहा था कि एडिशनल जो डिप्रिसिएशन था उसको माइनस करना है, तो वो कहता है डिप्रिसिएशन क्यों डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि भाई वो जो है ना हम उसको ऐड बैक कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने ये तसव्वुर किया होता है कि हमने बिल्कुल शुरू के अंदर ना 10 लाख रुपए उस प्रोजेक्ट की अमाउंट को क्या कर दिया है, अदा कर दिया है। तो अब उसको अदा कर दिया अगर आपने, तो वो एक्सपेंस तो चलना है आखिर तक, वो वाला तो एक्सपेंस आखिर तक चलेगा ना। तो उसको हम थोड़ा थोड़ा करके क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इस तरह से कि उसकी लाइफ टाइम के अंदर उस एक्सपेंस का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो हम दोबारा से अपनी कंपनी के अंदर हम रिटेन कर रहे होते हैं। और आखिर में जाके वो जो अमाउंट जो हमारी हमने एक ही दफ़ा दी होती है वो जाके रिकवर हो चुकी होती है, क्योंकि हमने वो वाला जो एक्सपेंस था उसको एज अ एक्सपेंस के तौर पे दोबारा से ऐड करना शुरू कर दिया होता है। यानी कि वो जो आउटफ्लो हो चुकी है ना उसको इनफ्लो के तौर पे हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाते हैं, और हम कहते हैं कि ये वाली अमाउंट अभी हम रिकवर होती जा रही है, और आखिर में जाके वो सारी की सारी नल हो जाती है। और इस तरह हम कह देते हैं कि वो जो सारा एक्सपेंस हुआ था ना वो हमें ऐड हो चुका है, और वो प्रॉफिट की सूरत में हमें रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो ये बात होती है। उसके बाद देख लो कि डिफरेंशिएशन बिटवीन इंक्रीमेंटल कैश फ्लो और प्रॉफिट। तो हमने ये बाज़ का देखा है कि हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि जो हमारे पास टोटल इंक्रीमेंटल यानी बढ़ता हुआ कैश आ रहा है ना, वो कैश हो सकता है वो प्रॉफिट के बराबर ना आए, या हम ये नहीं कह सकते वो प्रॉफिट ही हो सारे का सारा। ठीक है, उसमें से बहुत सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और बहुत सारे अदर जिसके अंदर अमोर्टाइजेशन होती है। ठीक है, डिप्लीसिएशन होती है, डिप्लेशन होती है सॉरी, और बैड डेट्स होते हैं, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है। डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन और बैड डेट्स, ये याद रख लो, ब्रूजी में आया हुआ है पक्का। ठीक है, शॉर्ट भी आ सकता है इसके बारे में थोड़ा बहुत कि नॉन कैश एक्सपेंस को बयान करो कौन कौन से शामिल है, और डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन से क्या मुराद है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, ये नॉन टेंजिबल एसेट के ऊपर लगता है। यानी कि कोई भी फार्मूला आपने ख़रीद लिया किसी से, उस फार्मूले को फैक्ट्री में यूज़ करके आप गुड़ बना रहे हो। ठीक है, उस गुड़ बनाने के अमल के अंदर अब आपने एक बार एक्सपेंस तो किया था ना उस फार्मूले को ख़रीदने पे, कंप्यूटर में आप उसका अमाउंट देते हो, उसको इस्तेमाल करके वो वाली चीज़ फॉर एग्जांपल बन रही है, चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ऐसी चीज़ जो एक्सपेंस फिज़िकली ना हो किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन वो इनटेंजिबल हो, तो उसको हमने उसकी लाइफ टाइम के ऊपर इसी तरह डिवाइड कर देना जैसे हमने पहले वाला मोटाइजेशन देखा था, और उसको भी इस तरह नलीफाई कर देंगे हम टोटल को, ताकि हमारा जो कैश का जो आउटफ्लो हुआ है उसको नलीफाई कर सकें हम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टर्मिनल कैश। अब टर्मिनल की बात होगी तीसरे स्टेप पे, जो हमने कहा था ना एस्टिमेशन कैश फ्लो के तीन हिस्से थे, कौन कौन से भला, इनिशियल कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, और आखिर में रह गया था टर्मिनल कैश फ्लो। अब टर्मिनल कैश फ्लो क्या होता है, ये टर्मिनल कैश फ्लो इन द लास्ट ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ, उस प्रोजेक्ट के उसके आखिरी साल के अंदर, आखिरी साल जो है ना उसकी यूज़फुल लाइफ का, उसके अंदर जब उसको वाइंड अप कर रहे होते हैं, उस वक्त जो भी हमारे पास कैश की इनफ्लो या आउटफ्लो होगी उस चीज़ को हमने देखना होता है। तो वो हम इस स्टेप के अंदर करते हैं सबसे आखिर वाले में, जिसको हमने टर्मिनल, यानी टर्मिनल का मतलब होता है इख्तितामिया कैश फ्लो कहते हैं। सबसे पहले अब टर्मिनल कैश फ्लो क्या होता है कि इसके अंदर ये होता है कि एडिशनल रेवेन्यू होता है सेम जी तक, वही स्टेप है जो पहले हम कर चुके हैं। ठीक है ना, इंक्रीमेंटल, क्योंकि देखो ना ये क्यों हम कह रहे हैं कि वहाँ तक है सेम जो हम कर चुके हैं, क्योंकि भाई जब आखिरी साल चल रहा होता है ना, आखिरी साल के बिल्कुल एंड पे जाके आपने उस चीज़ को फाइनलाइज करना होता है, उसको ख़त्म करना है। अब उसकी टर्मिनल जो लाइफ है ना वो साल के एंड में जाके ख़त्म होगी ना, तो क्या उस साल के अंदर वो प्लांट नहीं चला होगा, भाई चला होगा। तो उस प्लांट के उस दौरानिए में जो पहले महीने जनवरी से लेके दिसंबर की 29 तारीख तक वो चल के हमें प्रॉफिट दे चुका है ना, वो कैश इनफ्लो भी हो चुका होगा। इसलिए वो हम ए से लेके जी तक सारी चीज़ें तसव्वुर करेंगे इसके अंदर कि ये वाले स्टेप जो पहले हुए हैं सेम इसके इस साल में भी होंगे। लेकिन इस साल के बाद क्या होगा, तो उस साल के एंड पे जब 30 मतलब दिसंबर होगा फॉर एग्जांपल, और उस साल के आखिरी दिन होगा, उस दिन फिर आप उस प्लांट को अब क्या करोगे, उसको अब उखाड़ोगे, उसको अब आपने रिप्लेस मतलब उसको बेचना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, जब उसकी सैल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट, अगर तो वो इस जो आपका ये जो लगा हुआ था एसेट, फिक्स एसेट मशीनरी थी, ठीक है, या प्लांट था बहुत बड़ा, उस प्लांट को उखाड़ के अगर आपने बेच दिया और उससे मुनाफा आया है, तो फिर तो आप उसको ऐड कर दोगे एच में। देखो सैल्वेज वैल्यू को
ऐड कर दोगे अगर वो बिका है, ठीक है। जब ऐड करोगे तो वो बिका है तो पैसे आए हैं आपके पास, तो ज़ाहिर आपको थोड़ा बहुत उस एसेट के बिकने पे आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स क्या होगा भला? जाएगा पैसा, तो उससे आप माइनस कर दोगे। और अगले जे के अंदर देखो, रिलीज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द प्रोजेक्ट, कि उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो आपने पूरे साल का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो रखी होती है, या वो जो सैलरी वगैरह जो आपने देनी होती है, अब इस साल के बाद वो जो सैलरी वगैरह आपने रखी हुई थी एज़ एक्स्ट्रा पैसों के तौर पे, या कोई भी चीज़ आपने कैश के तौर पे रखी हुई थी ना, कैपिटल के अंदर जो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वो सरमाया जो उसके जब वो चल रहा था तो उस वक़्त चल रहा था। अब वो बंद हो गया तो वो बच गया है, ठीक है? तो उसके बचने से अगर तो आपका जो रिलीज़ हुआ है ना वर्किंग कैपिटल, फिर तो ये है कि आप उसको ऐड कर दोगे। यानी कि वो 5-10 लाख रुपया, ये लगा लो कि 5,000 रुपया ना ऐसे ही पड़ा होता कि उसको चलाने के लिए उसको डेली का दरकार होता था कि ये चीज़ें हमने लेके आनी होती हैं। तो आज की डेट के अंदर वो नहीं चलेगा आखिरी दिन, उस दिन नहीं चलेगा तो उसको हमने अब बेच देना है। तो उस दिन नहीं चलने की वजह से वो वाली जो अमाउंट बच जाएगी वर्किंग कैपिटल की, जो उसको डेली हमने इस्तेमाल में लेके आना होता था, तो उसके बचने पे भी उसको बेचेंगे तो हमें पैसा अगर रिलीज़ हुआ है, आया है, तो फिर हम उसको ऐड कर देंगे। अगर वर्किंग कैपिटल नहीं हुआ, बल्कि उसको उखाड़ने पे और ज़्यादा पैसे लग गए हैं, तो फिर आगे वो क्या सीन होता है, वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है? तो ये 3 चीज़ें मज़ीद इसमें आती जाएँगी, सैल्वेज वैल्यू, टैक्स और रिलीज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो सैल्वेज वैल्यू अगर बेचा है हमने मुनाफ़े के साथ, तो फिर तो हम उसको ऐड कर देंगे, और जब मुनाफ़े के साथ बेचेंगे तो पैसा आएगा तो उस पे टैक्स देंगे हम, ठीक है? और अगर हमारा वर्किंग कैपिटल रिलीज़ होगा, तो फिर हमें बच जाएगा ना, वर्किंग कैपिटल हमारे पास पड़ा हुआ, उसको सेल करके भी तो हमें पैसे आएँगे, वो भी हम ऐड कर देंगे और वो बराबर हो जाएगा नेट टर्मिनल कैश फ्लो के। अब हमारे पास आ गया जी कि दूसरा सीन ये हो सकता है कि यहाँ पे तो ये हुआ है कि हमने उसको उखाड़ के बेचा है ना, तो उस वक़्त हमें काफ़ी बड़ी अमाउंट में हमें पैसा आया था, हमें मुनाफ़ा हुआ था, और उस मुनाफ़े के थ्रू हमने क्या किया था कि सैलरी वैल्यू को ऐड कर दिया था। उस मुनाफ़े पे टैक्स जो था वो हमने आउटफ्लो हो गया था, यानी उसको माइनस कर दिया था, और वर्किंग कैपिटल जो हमें बच गया था, उसके बिकने पे आज की डेट के अंदर, तो वो वाला जो वर्किंग कैपिटल सारे का सारा जो चल रहा होता था वो बच गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जूते बनाने वाली फैक्ट्री थी, तो जब वो जूतों का खाम माल पड़ा होगा सारे का सारा, वो भी वर्किंग कैपिटल कहलाता है ना। तो उसको हमने क्या करना है फिर, बेच देना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो वो रिलीज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है, वो भी हमने अपनी अमाउंट में ऐड कर देना होता है। इस तरह हमारे पास नेट कैश फ्लो आ जाता है। अब तीसरी, ये दूसरी जो मिसाल ये हो सकती है कि अब हमने जी तक तो वही रहेगा सेम जो पहले कर चुके हैं। अब हमें आएगा कॉस्ट टू डिस्पोज़ ऑफ एसेट। ये क्या चीज़ है? ये कह रहा है कि अगर उस फिक्स्ड एसेट को जो आपने लगाया हुआ था ना, अब उसको उखाड़ के ना आप लोगों ने बेचना है। तो उसको उखाड़ने में और बेचने में ना इतना फ़र्क आ गया कि आपको उसको उखाड़ने में ही बहुत ज़्यादा पेमेंट लगानी पड़ गई है, और उसकी कीमत जो है वो बहुत थोड़ी में बिका है, वो बेकार हो चुका था। तो इस तरह से अब आपको बजाय उससे फ़ायदा होने के, जो पिछली मिसाल में देखा है, अब यहाँ पे आपने जेब से खुद लगाना पड़ गया चीज़। जब जेब से लगाओगे तो वो एज़ अ कॉस्ट टू डिस्पोज़ ऑफ, यानी उसको ख़त्म करने के लिए आपको कॉस्ट देना पड़ी है, लगाना पड़ी है, तो वो माइनस हो जाएगी। जब कॉस्ट आप लगा रहे हो तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पे मुनाफ़ा तो नहीं हुआ, तो वहाँ पे टैक्स आपका नहीं लगेगा। तो टैक्स नहीं लगेगा तो वो टैक्स की सेविंग हो जाएगी आपको। तो टैक्स सेविंग ऑफ डिस्पोज़ल ऑफ की वजह से ना, कॉस्ट की वजह से, वो आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है? वो ऐड हो जाएगी अमाउंट, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जितना भी टैक्स बचा है आपको, वो आप ऐड कर लोगे थोड़ा बहुत। उसके बाद आखिर में क्या होगा कि अब उस वर्किंग कैपिटल जो था ना, वो अगर इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया, क्योंकि आपने ना फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपया रखा हुआ था उसको चलाने वगैरह के लिए। अब जो बाहर वाली कंपनी ने आके उसको उखाड़ा है, तो उन्होंने कहा कि हम तो भई इसके 50,000 रुपए लेंगे उखाड़ के इसको बाहर रखने के, और ये वो इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, हमारी टीम आएगी पूरी की पूरी, ये वो। तो अब वो वर्किंग कैपिटल जो पहले 10,000 रुपए पड़ा था फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जो हमने पिछली मिसाल में ऐड किया था मुनाफ़े की सूरत में, अब वो 10,000 के ऊपर हमने और 40,000 जेब से दे के ही हमने वर्किंग कैपिटल जो है ना वो किया। तो इस तरह वो जो नेट वर्किंग कैपिटल है ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे पास, ठीक है? वो जो सरमाया था, वो पैसा हमने जेब से और लगा के उसको उखड़वाया है, तो इस तरह से वो इंक्रीज़ हो गया नेट वर्किंग कैपिटल। जब इंक्रीज़ हो गया है तो फिर हम उसको माइनस करेंगे, ज़ाहिर है, ठीक है ना? अगर वो रिलीज़ होता तो हमें बच जाता, ठीक है? अब वो बचा नहीं, अब तो हमने और ज़्यादा उसको देना पड़ गया, तो वो माइनस कर देंगे इस तरह से। ये इस तरह नेट टर्मिनल कैश जो है वो फ्लो आ जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास कैश फ्लो इन रिप्लेसमेंट डिसीजन। अब ये है आखिरी सीन, ये है कि इसके अंदर भी टर्मिनल फ्लो के अंदर ना 2 सीन ये हो सकते हैं कि नंबर 1 तो ये है कि आपने ना अब वो जो पुराने वाला जो लगा हुआ है ना, मशीन लगी हुई है, उसको उखड़वाना है, उखाड़ के उसको बेच देना है, ठीक है? और दूसरा स्टेप ये होगा कि उसी कंपनी के थ्रू जो आई हुई है उसको उखाड़ के देने वाली, ठीक है? उसको आप ये कह देते हो कि नया प्लांट जो पड़ा हुआ है ना अब ये सामने, उसको उखाड़ के अब लगाना भी है। तो ये 2 स्टेप भी हो सकते हैं आखिरी साल, कि पुराने को आपने उखाड़ देना है और नवे नए जो है उसको लगाना है। तो अगर पुराने को उखाड़ रहे हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्ड एसेट को, तो उसके अंदर टर्मिनल कैश फ्लो कैसा रहेगा, और जो नया जो लगा रहे हो उसके अंदर नए एसेट के लिए कैश इनफ्लो जो है, कैश फ्लो जो है वो क्या रहेगा, इस चीज़ को अब हम देखते हैं। देखो कैश की जो रिप्लेसमेंट है ना,
बच्चों, हर चीज़ का इसमें पता होना चाहिए कि रिलीज़ ऑफ उससे क्या होता है, माइनस किया जाता है या ऐड किया जाता है, ठीक है? जब आपने सैल्वेज वैल्यू का ऐड किया जाता है या टर्मिनल के अंदर माइनस किया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोज़ को माइनस किया जाता है। मरूज़ी आ रही हैं ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मरूज़ी है यहाँ से। आप लोगों को एक-एक चीज़ का पता होना चाहिए कि कैसे ये चीज़ें चल रही हैं। अब आखिरी जो स्टेज है ना, वो कैश फ्लो की रिप्लेसमेंट के साथ है। अब ये थोड़ा-सा ना, थोड़ा इंटेलिजेंटली आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो देखो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट आउटफ्लो। यानी कि देखो भाई, नया एसेट मैंने लेना है ना, जो मैंने लगाना है अब, उसके ऊपर सबसे पहले तो क्या होगी भाई, कॉस्ट आएगी, कोई ना कोई मैंने कॉस्ट आएगी होगी ना, उसको लगाने पे क्या होगी, कोई ना कोई कॉस्ट आएगी। तो जब कॉस्ट आएगी बच्चों, तो यहाँ पे देख लो कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जो होगी ना, उससे कैश का आउटफ्लो होगा। अब जाहिर है वो जो ऊपर एक मैंने हेडिंग बना के एक अकाउंट बना दिया है ना, कि ये वाली जो 30 लाख है ना, इसके अंदर कैश आउटफ्लो हो चुका है, ये मेरा अकाउंट है कैश कोस्ट का, ठीक है, इसके अंदर कैश आउटफ्लो हो चुका है। उसके अंदर अब मैं क्या कहता हूँ कि कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर ऑफ न्यू एसेट, नए एसेट के ऊपर कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर जो आए हैं ना, वो जो पहले हम पढ़ चुके हैं, वो फ्रेट वाली और सारी की सारी वो जो कॉस्टें थी, वो सारी की सारी ये कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस कहलाती हैं, यानी अमोर्टाइजेशन भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। वो सारे एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस वगैरह जितने भी हम देते हैं ना, वो सारे के सारे अब क्या करेंगे हम, ये भी एक्सपेंस है ना नीचे वाले, तो इन एक्सपेंस को ऊपर वाले अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो भी एक कॉस्ट के तौर पे लिया था ना हमने, कॉस्ट हुई थी ना जब एक नया प्रोजेक्ट खरीदा था, तो उसके अंदर ये वाली जो कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर है ना, ये भी ऐड होंगे उसके अंदर, ये भी एक एक्सपेंस है, तो ये भी एक्सपेंस की ही उस अकाउंट में जाएगा। दूसरे टैक्स एंड ड्यूटी पे करोगे, तो वो भी सारी की सारी चीज़ें जो होंगी ऊपर जाके क्या होंगी, ऐड होंगी, वो भी आप इसको क्या क्या लोगे, एज अ एक्सपेंस लोगे आप लोग, ठीक है। तो उसको आप उसको भी एज एज अ एक्सपेंस ही आप तस्वर करोगे, तो वो ऊपर ऐड हो जाएगी। इसी तरह टैक्स एंड ड्यूटी वगैरह अगर आप देते हो, तो ये टैक्स एंड ड्यूटीज़ भी सारी की सारी आपकी उस कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट वाले अकाउंट में ऐड होंगी, क्योंकि कैश ये सारे के सारे कॉस्ट है, तो कॉस्ट कॉस्ट में ही जाएगी, तो आउटफ्लो है तो वहाँ पे ऐड करते चले जाओ। इसी तरह इंस्टॉलेशन एंड अदर कॉस्ट जो पड़ेगी ना आपको, वो भी आप ऊपर वाले अकाउंट में ऐड कर दोगे। लेकिन अब जो जो थोड़ी सी ना समझने वाली चीज़ें आ रही है, एफ के अंदर देखो कि अगर कॉस्ट पड़ी है ना आपको उसको डिस्पोज ऑफ करने में, तो ज़ाहिर ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऊपर वाले अकाउंट में ऐड हो जाएगी। और अगर प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ ओल्ड एसेट, अगर आपने उस सेल कर दिया ना उस एसेट को, सेल करके कोई ना कोई चीज़ आपके पास आई है, पैसे आए हैं, तो वो पैसे जो है ना वो उस कॉस्ट में से माइनस हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भाई ये एक रेवेन्यू के तौर पे हमारे पास इनकम आई है, तो टोटल एसेट की जो कॉस्ट थी ना, वो उस आने की वजह से पैसे थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, तो उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर टैक्स सेव हो गया, आपको टैक्स सेव हो गया ऑन डिस्पोजेबल कॉस्ट के ऊपर, तो फिर तो आप उसको माइनस कर दोगे, यानी इनफ्लो हो जाएगी, ठीक है, डिस्पोज ऑफ होने पे। अगर टैक्स ऑन प्रोसीड ऑफ सैल्वेज वैल्यू, अगर सैल्वेज वैल्यू को प्रोसीड करने पे टैक्स देना पड़ गया आपको, तो वो जब दोगे टैक्स, तो वो कॉस्ट पड़ेगी, और कॉस्ट को आपने प्लस कर देना है। ये देखो स्लैश के बाद पी प्लस लिखो और ओ एफ यानी आउटफ्लो होगी, तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगले में देखो कि अगर आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब कॉस्ट है। जाहिर है ना, पीछे वाली अमाउंट में मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर इंक्रीज हो गया वर्किंग कैपिटल, तो आपको कॉस्ट अदा किया आपने कोई ना कोई, जिसकी वजह से वो वाला जो आपके पास वर्किंग कैपिटल था ना, वो बढ़ गया है। तो अगर वो बढ़ गया तो वो कॉस्ट हुई है, तो कॉस्ट को आपने ऐड करना है ऊपर वाली जगह पे, देखो प्लस हो जाएगा। अगर वो डिक्रीज़ हो गया वर्किंग कैपिटल, जिसका मतलब आपको सेविंग हुई है थोड़ी बहुत कॉस्ट के अंदर, तो सेविंग को हमने माइनस कर देना ऊपर वाली अमाउंट में। तो इस तरह से ये करने के बाद आपके पास नेट कैश फ्लो आ जाएगा ऑफ रिप्लेस्ड एसेट का। मरूजियाँ बन रही है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। वीडियो लेंथी बनती है तो बनती जाए भाई, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, हर चीज़ को मैं डीपली जाके समझा रहा हूँ। अगर आप लोग डेली की मुझे ये 3 वीडियो भी मेरी देखोगे ना, तो आप लोगों की 3 से 4 दिन के अंदर बहुत अच्छी तैयारी जो है वो आप लोग कर सकते हो अपनी इस किताब की, एमजीटी 201 की, ठीक है। वीडियो लेंथी है, उर्दू में समझा रहा हूँ हर चीज़ को, कोशिश यही है कि हर चीज़ आप लोगों को क्लियर होती जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब आ गई है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, कि ये जो सारे का सारा हमने अमल देखा है ना, अब इस अमल को हम देखने की कोशिश करते हैं कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, कि हम किस तरह से डिसीजन लेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, या उस प्रोजेक्ट को हमने जो अब ख़रीदना है, उसको हम किस वैल्यू के ऊपर ला के ख़रीदेंगे कि ये हमें मुनाफ़ा देगा। तो उसके अंदर ये सारी की सारी जो हमारे पास टेक्निक्स है ना, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड की टेक्निक, इनको तस्वर किया जाता है। जिसका मतलब ये है कि इन सारी एस्टिमेशन कैश फ्लो जो हमने अब पढ़ी है ना, इनकी जो आउटफ्लो हमें, इनफ्लो जो हमें फ्यूचर में आनी होती है, या वो अमाउंट जो हमने देनी होती है, दे चुके होते हैं, उनकी हम आज प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके, और आज बैठ के हम इसकी सारी एस्टिमेशन लगाते हैं, कि फिर हमने डिसाइड करना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इस मशीन को हमने ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। तो ये सारे के सारे
डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कहलाते हैं। पहले भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। पहले, दूसरे, तीसरे मॉड्यूल में टाइम वैल्यू मनी वाले सारे के सारे मॉड्यूल के अंदर हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है ना उसकी तस्वर को देखा था कि कैश फ्लो ऐसा कैश फ्लो फ्यूचर का जिसकी हम डिस्काउंट यानी प्रेजेंट वैल्यू जब हम मालूम कर रहे होते हैं, तो वो वाली मालूम करने के तरीकों को जो है वो हम इन मेथड को यूज़ करते हैं। यानी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का नाम जो है ना फ्यूचर वैल्यू का, वो डिस्काउंट मेथड कहलाता है बस। और उसका फार्मूला क्या होता है? पी वी इज इक्वल टू एफ वी बटा वन प्लस आर की पावर एन। क्या है भला? पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू हम मालूम करेंगे हर एक कैश फ्लो की अलग-अलग किस-किस चीज़ को यूज़ करते हुए? फ्यूचर वैल्यू यानी एफवी बटा 1 प्लस आर यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आप कितना कर रहे हो उस मशीन, उस प्रोजेक्ट से जो आपने लेना है, ठीक है? कि आपको ये कितना आपको रिक्वायर्ड रेट जो है ना वो दे, ठीक है? इस चीज़ का नाम जो है ना वो क्या कहलाता है? कैश फ्लो जो है ना, वो मेथड कहलाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। और प्लस एन लगा दोगे कि कितने सालों के लिए जो है वो आप पहले साल के लिए एन की पावर 1 हो जाएगी, दूसरे के लिए 2 हो जाएगी, तीसरे के लिए 3 हो जाएगी, तो यूँ करके आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हो, ठीक है? तो आगे हम चलते हैं आपकी। सबसे पहले तो ये है कि ये जो सारी टेक्निक्स है ना, इनको डिस्काउंटिंग यानी प्रेज़ेंट वैल्यू मालूम करने वाली टेक्निक्स कहा जाता है। किसकी? फ्यूचर में दी जाने वाली या आने वाली या जाने वाली सारी की सारी अमाउंटों की प्रेज़ेंट वैल्यू यानी आज की डेट में हम मालूम करके फिर उनके ऊपर डिसीज़न लेते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है ये सारे के सारे। नंबर 1, सिवाय इस पे बैक पीरियड के, याद रखना है, ये पे बैक पीरियड बगैर डिस्काउंट किए भी हम मालूम कर सकते हैं और डिस्काउंटेड मेथड के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसको जो है ना वो नॉन नॉन डिस्काउंटेड मेथड भी कहा जाता है कि ये जो पे बैक है ना, इसके अंदर आप बगैर प्रेजेंट वैल्यू मालूम किए भी आप जनरली जो है ना जजमेंट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आज मैंने एक साइकिल ली है 3000 रुपये की, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि ये साइकिल जो है मैं किराए पे अगर इसको चला रहा हूँ, ठीक है, मोटरसाइकिल ले ली मैंने 50,000 की, मैं किराए पे चला रहा हूँ, तो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि 5 साल में ये अपनी कीमत पूरी कर देगी। तो अगर वो मैं एस्टिमेशन लगाई है मैंने कि डेली का मैं जो है ना वो 1000 रुपये 1200 रुपया मैं किराए पे रेंट पे चला रहा हूँ और मैं इससे जो है वो कमाई कर रहा हूँ, तो मैं आके पहले दिन बैठ के इसको एस्टिमेशन लगा के अपने ज़हन में और मैं इसको लगाऊँगा कि मैं इसको 5 साल में मेरा टारगेट है कि इसकी वैल्यू पूरी कर देगी। तो अगर वो मोटरसाइकिल आपके उस हिसाब-किताब से जो बैठ के आपने किया है, वो 5 साल के अंदर इतनी दिहाड़ी आप लगा रहे हो डेली की, उसमें पूरी कर देती है, ठीक है? तो फिर तो आप वो मोटरसाइकिल खरीद लोगे। या उससे पहले ही कर देती है, इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी उसकी परफ़ॉर्मेंस हो जाती है, ठीक है? अगर अच्छे आपको मतलब वो लग रही हैं, आपकी सवारियाँ लग रही हैं, आप वो 5 साल से पहले ही वो अपनी कीमत पूरी कर लेती है, तो भी आप उसको खरीद लोगे। लेकिन अगर वो उस आपके जो एवरेज मार्केट के ऊपर आपने एक स्टैंडर्ड रखा है ना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रखा है ना, कि पे बैक पीरियड रखा है ना, आपने अगर वो उस पे बैक पीरियड से ज़्यादा टाइम ले रही है, फिर आप उसको सेलेक्ट नहीं करोगे। तो ये सिंपल सी बात थी, इसके अंदर वो प्रेज़ेंट वैल्यू वाला फ़ॉर्मूला मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया और डायरेक्ट आप लोगों को ये चीज़ बता दी है, ठीक है? तो ये मेथड जो है ना पे बैक पीरियड, इसको कहा जाता है कि ये डिस्काउंटेड मेथड नहीं है, यानी कि इसके अंदर आप फ्यूचर की किसी भी चीज़ को वो प्रेज़ेंट वैल्यू मालूम करके और फिर उनके हिसाब से कोई भी चीज़ ऐसे एस्टिमेट नहीं लगा रहे होते हो, ठीक है? लेकिन लगा भी सकते हो, मेथड है, वो हम अपनी तरफ से फिर मैं बाद में बताऊँगा अभी सही आप लोगों को। लेकिन इस लगाई भी जा सकती है और नहीं भी लगाई जा सकती। बहरकैफ़ इसको यही तस्वर किया जाता है कि पे बैक पीरियड जो है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मेथड इस्तेमाल नहीं करती टेक्नीक। और बाकी जो है ना आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी टेक्निक्स यूज़ करती है। प्रेज़ेंट वैल्यू फ़ॉर्मूले को पहले हम यूज़ करेंगे, फिर वैल्यूज़ निकालने के बाद हम इसके क्राइटेरिया तक पहुँचेंगे। इसी तरह नेट प्रेज़ेंट वैल्यू वो भी हम निकालेंगे, ठीक है? और प्रॉफ़िटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो भी हम इसी तरह कैश जो डिस्काउंटेड मेथड है ना उसको यूज़ करके हम निकालेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देख लो पे बैक पीरियड क्या होता है कि आपने आज जो भी अमाउंट इन्वेस्ट की है ना किसी भी चीज़ के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, कोई फिक्स्ड एसेट के ऊपर, मशीन के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, फैक्ट्री के अंदर मौजूद किसी भी मतलब कि बहुत बड़े प्लांट के ऊपर, तो उसको वो कितने दिनों के अंदर, कितने सालों के अंदर आपके आइडियल जो साल है ना कि आपने कहा है कि मैं 10 साल में इससे ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है मैंने इस पे लगाई है, इसकी कीमत अदा की है, वो मैं रिकवर करना चाहता हूँ, तो उस टाइम पीरियड को जो है वो पे बैक पीरियड कहा जाता है। दूसरी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है, ये ऐसी टेक्नीक है जिसके अंदर ना आप ये करते हो कि आपको ना 2 तरह के रेट होते हैं। एक होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको उस कंपनी ने देना होता है और एक होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो आप उस प्रोजेक्ट से जो है वो गेन करना चाह रहे होते हो। तो अगर तो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना मशीन ने जो आपको देना है, वो अगर आप वाले रिटर्न के बराबर हो जाता है तो आप उस प्रोजेक्ट को खरीद लोगे। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं 5% हासिल करूँ और वो आपको 10 दे रही है, तो भी आप उसको खरीद लोगे। यानी आईआरआर
या बराबर हो आपके आरआर के रिक्वायर्ड रेट के, या वो आप वाले रिक्वायर्ड रेट से ज़्यादा हो, तब आप प्रोजेक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लोगे, अदरवाइज़ जो है वो आप सेलेक्ट नहीं करोगे। तो ये होती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और ये ऐसे मालूम की जाती है कि इसके अंदर ना आप इसके अंदर यानी आईआरआर के अंदर आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हो। यानी इसका मतलब ये है कि आप ना उस आईआरआर जो है ना, आपका जो रिक्वायर्ड रेट है, आप आपका ये जो है ना, एक तो रिक्वायर्ड रेट आपका होगा, एक वो है जो मशीन ने दिया हुआ है, ठीक है, मशीन आपको देगी। तो अगर मशीन वाला जो होगा ना, जो रिक्वायर्ड रेट होगा फॉर एग्जांपल 10% है, तो उस 10% के एक ऐसा रिटर्न रेट आप लोगे जो उसकी एग्जैक्ट अमाउंट जो है ना, उससे एक बड़ी अमाउंट दे रहा होगा, एक छोटी दे रहा होगा। फिर उनके ऊपर मैं बताऊँगा आगे जाके किस तरह से फार्मूला अप्लाई करके आप एक ऐसा दरमियाना जो है ना वो उनके दरमियान वाला एक ऐसा रिक्वायर्ड रेट निकालोगे कि जिसको आपने इस्तेमाल करके एग्जैक्ट जो है ना आईआरआर और आरआर को बराबर कर देना होता है। यानी ये वो रेट होता है, एग्जैक्ट ऐसा रेट के ऊपर आप पहुंच जाते हो कि जहाँ पे नेट कैश आउटफ्लो, यानी वो जो पेमेंट आपने उस मशीन को की थी वो, और नेट कैश इनफ्लो जो है ना फ्यूचर का जो आपको होना था, वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला मेथड होगा, आगे जाके मजीद इसको डिटेल में समझाऊंगा भी सही और बताऊंगा भी सही। उसके बाद आ जाती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? ये ये भी वही कैश डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का ही तरीक़ाकार इस्तेमाल करती है, जिसका मतलब ये है कि आपने पता क्या करना होता है कि अपने कैश की सबसे पहले तो आपको आउटफ्लो होती है। यानी आपने कोई भी प्रोजेक्ट खरीदा, उससे आपके पास से पैसे गए। जब वो जा रहे हैं तो इसका मतलब है वो इनिशियल आउटफ्लो भी उसका नाम है, या फिर आप उसको इन्वेस्टेड अमाउंट भी कहते हो, याद रखना है। और इसको आप सी एफ के ऊपर एक छोटा सा नुक्ता लगा लो, या सी एफ के नीचे थोड़ा सा मतलब कि अंडरस्कोर करके कोई भी चीज़ लगा लो, डॉट ज़ीरो लगा लो, और आप उसको नाम दे दो कि, या फिर उसके जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हो इन्वेस्टेड अमाउंट। यानी शुरू में जो आपने अमाउंट एग्जैक्ट की थी ना, 10 लाख रुपए उसके ऊपर, वो आपकी इनिशियल अमाउंट है। इनिशियल कैश आउटफ्लो उसको कहा जाता है, या उसको आप कह देते हो कि इन्वेस्टेड अमाउंट। ठीक है, वो आ गई। उस इन्वेस्टेड अमाउंट के बाद फिर आपके पास एक टोटल ना कैश इनफ्लो होता है, यानी पैसा आता है आपके पास इन फ्यूचर। तो वो जो पैसा आया है ना, उसको आप माइनस कर देते हो आपके इन्वेस्टेड की हुई अमाउंट में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश इनफ्लो जो आपको होना था ना फ्यूचर वाला, उसकी आप सारों की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके उसमें से आप कैश आउटफ्लो जो है ना, यानी आउटफ्लो का मतलब क्या है, इन्वेस्टेड अमाउंट जो थी ना आपकी 10 लाख रुपया, उसको आप फॉर एग्जांपल उस कैश आउटफ्लो को जो उसने चला है, वर्क हुआ है आपका, उसने जो आपको फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपया दिया है, तो आप इस सारी की सारी जो कैश आउटफ्लो फ्यूचर की हुई है ना इनफ्लो, उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके उस 12 लाख रुपया जो आपकी अमाउंट आई है, उसमें से अब यानी जिसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट इनफ्लोज, फ्यूचर की कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू में से आपने इन्वेस्टेड अमाउंट जो है ना आपकी, उसको माइनस कर देना है। यानी कि अगर वो माइनस की हुई अमाउंट अगर तो वो पॉजिटिव आ जाती है, तो इसका मतलब है आपको प्रॉफिट हुआ है, तो फिर आप उस प्रोजेक्ट को क्या कर लोगे, खरीद लोगे। अगर वो पॉज़िटिव नहीं आती, माइनस में आ जाती है, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो फ्यूचर में आने वाली कैश इनफ्लोज़ की प्रेज़ेंट वैल्यू है ना, वो कम है, और आपने जो लगाई थी, जो माइनस किया आपने इनिशियल या इन्वेस्टेड अमाउंट, वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब जवाब आपका एग्ज़ैक्टली जो है वो माइनस में आएगा। जब माइनस में आएगा तो इसका मतलब आपको नुकसान हुआ है, नुकसान हो रहा है, तो आप उस प्रोजेक्ट को नहीं खरीदेंगे, उस मशीन को नहीं खरीदेंगे। ठीक है? यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने कब खरीदनी है, जब वो पॉज़िटिव हो या एग्ज़ैक्ट इक्वल टू ज़ीरो हो, और आपने उसको माइनस की सूरत में नहीं खरीदना हो। अब बात ये है कि भई एग्ज़ैक्ट ज़ीरो के बराबर हो, तो भी मैं उसको खरीदूँगा, ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि बच्चों, जब आपने उसकी कैश इनफ्लो फ्यूचर की है ना, उसकी जब प्रेज़ेंट वैल्यू मालूम करनी है, तो वो एक ख़ास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, वो आप लगाते हो। मिसाल के तौर पे मैंने पहले भी बताया कि प्रेज़ेंट वैल्यू पीवी इज़ इक्वल टू होती है एफवी, यानी फ्यूचर वैल्यू बटा 1 प्लस आर। ये जो आर है ना, ये आप कोई ना कोई पुट कर रहे होगे यहाँ पे, 10%, 15%, ये आप चाह रहे हो कि मैं इससे इतना हासिल करूँ। अगर वो एग्ज़ैक्ट उस आर की अमाउंट के बराबर आपको प्रोजेक्ट एग्ज़ैक्ट दे रहा होगा ना, तो इसका मतलब है वो आपकी रिक्वायर्ड रेट के एग्ज़ैक्ट इक्वल पहुँच रहा है। ठीक है? बेशक वो मुनाफ़ा नहीं दे रहा, लेकिन उसके एग्ज़ैक्ट इक्वल है, तो वो आपकी सारी की सारी अमाउंट जो है वो टोटल कैश इनफ्लोज़ जो है उनका प्रेज़ेंट वैल्यू फ्यूचर वाली का, और उसमें से माइनस आप जब कर दोगे, मतलब 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, 10 लाख ही प्रोजेक्ट ने आपको दिया है, तो आप फिर भी मुतमईन होके उस प्रोजेक्ट को खरीद लोगे कि एग्ज़ैक्ट मेरा जो रिक्वायर्ड रेट है ना, उसके बराबर ये मुझे अमाउंट दे रहा है, तो उसको फिर भी खरीद लोगे। तो नेट प्रेज़ेंट वैल्यू जो है ना, उसका डिसीज़न ये बताता है कि अगर आपकी कैश इनफ्लोज़ फ्यूचर की जो आई हैं, उनकी प्रेज़ेंट वैल्यूज़ और आपके
टोटल कैश आउटफ्लो यानी इन्वेस्टेड अमाउंट थी, उनका जो मतलब कि डिफरेंस है ना, वो अगर ज़ीरो के बराबर हो जाए या वो पॉजिटिव आ जाए तो आप उसको प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे। अगर नेगेटिव आया तो फिर आप सिलेक्ट नहीं करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी मैंने ये इंपॉर्टेंट आपको बताई है चीज़ें। क्या है भला कि ये एमसीक्यूज़ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और एक और बात याद रखना कि जो प्रेज़ेंट वैल्यू होती है ना पीवी, वो बराबर होती है फ्यूचर वैल्यू बटा 1 प्लस आर की पावर जो भी है एन है, ठीक है? तो ये याद रखना जब आर बटे में है ना, तो जितनी अमाउंट आप आर की बढ़ाते जाओगे, तो बटे वाली वैल्यू को वो क्या करती जाएगी, उतना ही ज़्यादा बढ़ाती जाएगी। जब बटे वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो ऑटोमैटिकली ऊपर वाली वैल्यू का आंसर कम आएगा। जब ऊपर वैल्यू का आंसर कम आएगा, तो इसका मतलब यानी फ्यूचर वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, तो वो ऑटोमैटिक आपकी प्रेज़ेंट वैल्यू को भी कम करती जाएगी। तो बात ये यहाँ पे एंड करते हैं कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जितना बढ़ाओगे, उतनी ही कम आपकी प्रेज़ेंट वैल्यू आएगी। रिक्वायर्ड रेट कम करोगे जितना ज़्यादा, उतना ही आपकी प्रेज़ेंट वैल्यू ज़्यादा आती चली जाएगी। तो उसके बाद हम अब चलते हैं बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की तरफ। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पता क्या है? ये बिल्कुल जो नेट प्रेज़ेंट वैल्यू था ना, उसके अंदर हमने किया था कि नेट जो प्रेज़ेंट वैल्यूज़ थी ना आपकी कैश इनफ्लो इनफ्लोज़ ऑफ फ्यूचर अमाउंट, यानी फ्यूचर अमाउंट की जो कैश इनफ्लो आ रही थी आपके पास, उसकी जो प्रेज़ेंट वैल्यू निकाली थी, उसमें से आपने इन्वेस्टेड अमाउंट को माइनस किया था। ऐसा ही था ना? तो वो आपके पास एक वो जो पैसों के अंदर एग्ज़ैक्ट अमाउंट आ रही थी, वो परसेंटेज में नहीं आ रही थी, याद रखना है। हमेशा जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, इसकी आपको जो जवाब आएगा ना, वो रेशो की सूरत में आएगा, पॉइंटों में आएगा, 1.3, 1.2, 2.5 इस तरह जवाब आएगा, ठीक है? और जो आपका आईआरआर होता है ना, उसका जो आंसर आता है वो परसेंटेज के अंदर आएगा, ठीक है? और जो आपकी नेट प्रेज़ेंट वैल्यू है ना, उसकी एग्ज़ैक्ट जो आंसर आता है वो अमाउंट में आएगा, पैसों में आएगा। और सबसे ज़्यादा जो एफ़िशिएंट तरीका माना जाता है ना, वो नेट प्रेज़ेंट वैल्यू को ही माना जाता है। क्योंकि ये जो प्रॉफ़िटेबिलिटी होती है परसेंटेज के अंदर हमें बता वो पॉइंटों के अंदर हमें जवाब दे रही होती है, जो कोई ज़्यादा एफ़िशिएंट नहीं होता। इसी तरह जो परसेंटेज वाला सीन होता है, वो भी कोई ज़्यादा यानी आईआरआर वाला वो भी कोई ज़्यादा एफ़िशिएंट उसको तसव्वुर नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि ये परसेंटेज लिखी हुई है कि मुझे जो है ना 15% मुनाफ़ा हुआ है। तो मैं ये कह देता हूँ कि भई 15% मुनाफ़ा किधर से हुआ है? कोई 10 लाख की अमाउंट को अगर 15% 10 लाख का निकालूँगा तो वो कोई और आएगा, 5 लाख का निकालूँगा तो वो कोई और आएगा। तो इस तरह मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता चल रहा होता इस तरह परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है? और इसी तरह जो हमारी प्रॉफ़िटेबिलिटी इंडेक्स है ना, प्रॉफ़िटेबिलिटी इंडेक्स का भी हमें कोई एग्ज़ैक्ट इस तरह से पता नहीं चल रहा होता कि जो है ना वो पॉइंटों में जवाब आ रहे होते हैं। और ये बताता हूँ मैं प्रॉफ़िटेबिलिटी इंडेक्स का फ़ॉर्मूला क्या होता है कि वहाँ पे देखो जो अब हमने नेट प्रेज़ेंट वैल्यू निकाली है ना, यहाँ पे हमने लिया था दोनों चीज़ों का डिफ़रेंस। किस-किस का भला? यानी कैश की जो फ्यूचर वाला कैश जो हमारे पास आना था ना, उसके हमने प्रेज़ेंट वैल्यूज़ मालूम करके उनका मजमूए में से हमने इन्वेस्टेड अमाउंट को माइनस कर दिया। क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो उसका जो जवाब आया था ना, यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया था, लेकिन इसके अंदर हमने डिवाइड कर देना है बस। यानी कि ऊपर वाली जगह पे हमने न्यूमरेटर के अंदर हमने वो जो प्रेज़ेंट वैल्यू आई थी ना कैश इनफ्लोज़ की मालूम की होंगी, सेम उनको ऊपर रख देना है और डिवाइड कर देना इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू आएगी वो आएगी फॉर एग्ज़ाम्पल 1.2, 2.3 या 0.1 इस तरह भी हो सकती है, ठीक है ना? तो 2.1 भी हो सकती है, तो ये भी इस तरह भी हो सकती है। तो हमेशा याद रखना है प्रॉफ़िटेबिलिटी इंडेक्स जो है ना, वो कब आप चूज़ करोगे, प्रॉफ़िटेबिलिटी इंडेक्स की क्या वैल्यू वो प्रोजेक्ट दे रहा होगा कि हम उसको चूज़ कर लेंगे। जब भी प्रोजेक्ट हमें 1 या 1 से ज़्यादा हमें वैल्यू देगा प्रॉफ़िटेबिलिटी इंडेक्स की, तो हम उसको चूज़ कर लेंगे। अगर लेस देन 1 देगा तो हम उसको चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये इसका डिसीज़न क्राइटेरिया होता है। अब मैं जल्दी-जल्दी आप लोगों को ना आगे वाली चीज़ें समझाता जाऊँगा और सारी चीज़ें जो मैंने पहले बताई हैं वही चलेंगी। सबसे पहले देखते हुए पे बैक पीरियड जो है ना, उसका मेथड हम चेक करते हैं। पे बैक पीरियड से मुराद है ईयर इन व्हिच ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज़ रिकवर, यानी कि वो साल की तादाद जिसके अंदर आपकी ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट की है ना आपने अमाउंट अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो रिकवर हो जाती है, तो उस पीरियड का नाम पे बैक पीरियड है। पे का मतलब अदा करना, बैक का मतलब वापसी, मुझे वापस अदा कर दें मेरा वो पीरियड जिसके अंदर मुझे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पीरियड वो प्रोजेक्ट का जिसके अंदर वो अपनी एग्ज़ैक्ट अमाउंट जो मैंने उस पे इन्वेस्ट की थी ना, वो उसने रिकवर करके मुझे दे दिया, वो उसका पे बैक पीरियड कहलाता है। ठीक है? उसके बाद देखो पे बैक पीरियड का मैंने पहले भी बताया कि इसका जो मेथड है ना, उसके अंदर हम कोई कैश की जो है ना वो डिस्काउंट वैल्यू नहीं मालूम करते, उसकी प्रेज़ेंट वैल्यू नहीं मालूम करते। तो सबसे पहले देख लो साल दिए होते हैं 0 से लेके 5 तक। फिर यहाँ पे कैश फ्लो है, सबसे पहले जो यहाँ पे 1 लाख लिखा हुआ है ना पहले ही साल, इससे मुराद ये है कि कैश की ये आउटफ्लो है। यहाँ पे कैश इन्वेस्टेड अमाउंट है ये। ये 1 लाख रेड कलर में लिखा हुआ है, ये इन्वेस्टेड अमाउंट है।
तो ये इन्वेस्टेड अमाउंट हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी ना अब अक्यूमुलेटेड अमाउंट कैश फ्लो निकालनी है। कैसे निकालनी है? सबसे पहले साल ही तो वो हमें 20,000 रुपये देगा, तो 20,000 लिख दिया। दूसरे साल उसने 40 दिया, तो हम इन दोनों को ऐड करके अक्यूमुलेटेड में लिखते हैं। अक्यूमुलेटेड का मतलब है मजमूआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 20 पहले साल का और 40 ये कितना हो गया टोटल 60, तो यहाँ पे हम 60 लिख लेंगे। अब आगे देखो तीसरे साल उसने कितना दिया, 40,000 फिर दिया उसने, तो 20 40 और 40 कितना हो गया, पूरा 1 लाख। तो हमें वो जो इन्वेस्टेड अमाउंट हमने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट की थी ना पहले साल, फॉर एग्जांपल हम 0 साल में, तो वो वाली अमाउंट हमें 3 साल के बाद यहाँ पे अक्यूमुलेटेड में देखो वो रिकवर हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ इसका पे बैक पीरियड कितना हुआ, 3 साल, 3 ईयर हुआ, ठीक है। 3 सालों में हमें ये जो है वो निकाल के दे देता है। तो ये वो होती है हमारे पास पे बैक पीरियड, इसको कहा जाता है। ये टेक्निक इस तरह यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास इसका पे बैक पीरियड का फार्मूला क्या होता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने लगाई होती है ना, या आप ये कह लो कि उस प्रोजेक्ट की ओरिजिनल जो कॉस्ट थी ना, उसको आप डिवाइड कर देते हो कि कैश इनफ्लो कितना हुआ है आपके पास, कितना टोटल अमाउंट आई है। तो वो जो आएगा परसेंटेज या जो दिन आएंगे वो, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो थी ना, जो कॉस्ट थी ना मेरे पास थी वो 10 रुपये, क्या थी, 10 रुपये जो थी ना मेरे पास वो कैश की, मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे वो थी, टोटल कॉस्ट थी, ठीक है। और जो मेरे पास कैश इनफ्लो हुआ है ना, टोटल पैसा आया है, वो भी 10 रुपये ही आया है। क्या आया है, 10 रुपये ही आया है। तो 10 रुपये उसकी कॉस्ट थी, 10 रुपये ही मुझे पहले साल रिसीव हो गए हैं। तो 10 को 10 पे डिवाइड करूँगा तो जवाब आएगा 1। तो इसका मतलब हुआ कि उस प्रोजेक्ट की जो पे बैक पीरियड था वो 1 साल था, यानी 1 साल के अंदर ही उसने अपनी ओरिजिनल अमाउंट 10 रुपये थी वो मुझे पहले साल ही रिकवर करके दे दी। तो इसलिए मेरा जवाब 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह आप बाकी निकाल लोगे। उसके बाद हमारे पास आ गया इसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। क्या होता है कि अगर आपका ये जो पे बैक पीरियड है ना, ये एग्जैक्ट वो साल जो आपने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि मुझे 3 साल 2 साल, एक मार्केट के हिसाब से आप लगा लेते हो ना, जजमेंट कर लेते हो कि ये मशीन मुझे इतने दिनों के अंदर इसको देना चाहिए मुझे अपनी अमाउंट एग्जैक्ट वापस, अगर ये डेली इतना भी कमाती है, ठीक है। तो अगर तो वो जो प्रोजेक्ट है वो आपको आपके डिज़ायर डेट जो पीरियड है उसके अंदर या उसके एग्जैक्ट बराबर दिनों के अंदर आपको, यानी कि लेस देन ओरिजिनल आपके एस्टिमेटेड जो पीरियड है उससे पहले ही पूरी कर देती है, या उसके बिल्कुल बराबर जाके एग्जैक्ट जो आपने स्टैंडर्ड रखा था उसके बराबर जाके भी अगर पूरा कर देती है, तो आप उस प्रोजेक्ट को पीरियड को उसका जो है वो ख़रीद लेते हो। अगर वो ज़्यादा टाइम ले रही है उस साल से जो आपने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ था, तो फिर आप उसको ख़रीदोगे नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया पे बैक पीरियड मेथड जो है वो हमने अब क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है इसको, इसके अंदर कुछ ना वो खामियां हैं, कुछ खामियां हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूरोजी भी आती हैं, शॉर्ट भी आ सकता है कि जो ड्रॉबैक है ना वो लिखो पे बैक पीरियड का। नंबर नंबर सबसे पहले ये है कि इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये हमें टाइम वैल्यू नहीं बताता कि कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा, एग्जैक्ट कितना टाइम लग रहा है, इसका कोई पता नहीं होता कि कब जो है वो हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमने फार्मूला लगाया ही नहीं, आपके सामने है, मैंने वो डायरेक्ट कैलकुलेशन दिखाई है आपको, और वो हमें पता चल गया है। तो इस तरह ये इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि ये हमें नहीं बताता कि कितने टाइम के अंदर हमारी अमाउंट जो है वो एग्जैक्ट रिकवर हो जाएगी, श्योरिटी मौजूद नहीं होती। दूसरे नंबर पर इग्नोर कर देता है ये कैश फ्लो आफ्टर दी पे बैक पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट मरूजी है कि मरूजी आ जाती है कि कैश पे बैक पीरियड इग्नोर करता है आफ्टर दी पे बैक पीरियड ऑफ अमाउंट एग्जैक्ट इक्वल टू दी अमाउंट, या वो कह देता है बिफोर दी अमाउंट। इस तरह मरूजी आई हुई है, बनी हुई है, सारी वीडियो बना के भेजूंगा सारों को ना, मेरे पास पड़ी हुई है क्विज की फाइलें, सारी सोल्व करूंगा और एग्जैक्ट बताऊंगा कि ये कहाँ से आया है। तो इग्नोर कर देता है कैश फ्लो आफ्टर द पे बैक पीरियड। तो ये अब देखो ना, जहाँ पे मैंने पहले बताया था ना कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो अमाउंट थी ना वो तीसरे साल जाके ना मुकम्मल हो गई थी हमारी 1 लाख। तो 1 लाख के बाद भी तो यार उसने 50,000 रुपया और हमें 60,000 रुपये मुनाफा दिया है ना, दिया है, नहीं दिया ना। तो ये पे बैक पीरियड था ना, इसने नीचे वाली वैल्यूज़ की कोई कदर ही नहीं की। हालांकि वो कितनी ज़रूरी बात है कि यार 1 लाख के बाद भी उसने बहुत सारे बेचारे ने हमें, प्रोजेक्ट ने हमें बाद में भी अमाउंटें वो हमें दे रहा होता है, उसको हम देखते ही नहीं है, उसको हम कह देते हैं कोई फ़ायदा ही कोई नहीं। तो इस तरह से इसका ना एक इसके अंदर ये दो खामियाँ थी कि एक तो इसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कदर नहीं की, ठीक है, उसका इसके अंदर कोई तसव्वुर नहीं था। दूसरा ये कैश फ्लो जो एग्जैक्ट इसकी अमाउंट रिकवर हो जाती है जिस साल में, उसके बाद भी तो अगर ये चलता रहता है तो उसके बाद चलने वाली अमाउंट को भी ये इग्नोर कर देता है, ठीक है। आफ्टर दी पे बैक पीरियड के जो कैश फ्लो आता है आपको उसको इग्नोर कर रहा होता है। उसके बाद देख लो पे बैक पीरियड जो है ना, उसको आपने आप डिस्काउंटेड अमाउंट के साथ भी आप उसको उसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। डिस्काउंटेड से क्या मुराद है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यूज़ मालूम करना, किसकी, कैश फ्लो की। और ज़ाहिर है जब आप लोगों को ये डिस्काउंटेड मेथड देगा ना तो उसके साथ आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़रूर देगा, क्योंकि डिस्काउंटेड से मुराद है प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू
ये सारी के सारे जो आपको कैश फ्लो दिए होते हैं ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 20,000, 30,000, 40,000, ये 1 लाख के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000, 30,000, 40,000। ये दरअसल उसने तो एग्जैक्ट अमाउंट 1 लाख रुपया फ़ौरन अदा कर दी। वो तो ये जेन में रखे बैठे कि मैंने जो है वो 1 लाख अदा कर दिया, और बाद में जो अमाउंटें आई हैं वो बता रहा है कि फ्यूचर की सारी अमाउंटें हैं। तो ये सारी फ्यूचर वैल्यू दी हुई हैं, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू जब इसकी मालूम करनी है ना, तो पी वी इज इक्वल टू एफ वी बटा 1 + r⁴ होगा। तो यहाँ पे जो ये 18,188 आया ना, ये इस तरह से आया है कि फ्यूचर वैल्यू हमने लगाई है यहाँ पे 20,000 रुपया, ठीक है, बटा होगा 1 + r। आर यहाँ पे दिया होगा उसने, ये देखो 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आर भी हो गया, प्लस ये हो गई दोनों चीज़ें, 1 + r हो गया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पावर n करेंगे, n से मुराद है 1, ये पहला साल है तो यहाँ पे देखो ईयर 1, 1 हो जाएगा, यहाँ पे पावर, यहाँ पे n की पावर 2, यहाँ पे 3। तो इस तरह ये सारी निकालोगे आप लोग, प्रेजेंट वैल्यूज़ इस कैश आउट इनफ्लो की जो आपको फ्यूचर में मिलना था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में आप निकाल के, और फिर जब आप उसको अकेमुलेट करोगे तो फिर ये बता रहा है कि आपकी जो 1 लाख रुपए, ये जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये वाली, ये जीरो के आगे 1 लाख रेड में लिखा हुआ है, ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी ना, ये आपकी एग्जैक्ट जाके चौथे साल के अंदर पूरी होगी, अगर आप इसको वैल्यूज़ को जो है वो डिस्काउंटेड में पे बैक पीरियड को यूज़ करते हुए वैल्यू को मालूम करते हो। तो ये देख लो, इसका इसका मतलब हुआ कि जो पे बैक पीरियड है ना वो 4 साल है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये सारी वैल्यूज़ आई हैं, और ये निकालने के बाद आप लोग ये मेथड जो है यूज़ करते हो। तो अब ये बात आ गई यहाँ पे कि अगर हमारे पास 2 प्रोजेक्ट दिए होंगे, तो उस प्रोजेक्ट को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? इसके अंदर एक ये भी बड़ा जो है ना वो खामी थी। सबसे पहले देखो कि पहला जो प्रोजेक्ट है ना वो 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे देखो 1 लाख लिखा हुआ ना यहाँ पे। तो 0 साल के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया उसने, ठीक है, और कोई भी मशीन ले ली है। उस मशीन ने पहले साल 20,000 दिए, फिर अगले साल 30,000, फिर 40,000 दिए, और उसने अपनी एग्जैक्ट जो अमाउंट एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो में देखो यहाँ पे कि उसने तीसरे साल में जाके अपनी एग्जैक्ट अमाउंट जो थी ना उसकी, वो उसने वापस लौटा दी है। अब दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर देखो बी में, वहाँ पे भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया शुरू के अंदर। तो पहले साल 20,000 दिया, फिर 30, फिर 30, फिर 60, फिर 60, फिर 60, फिर 60, यूँ देता चला गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ना उसने 1,50,000 रुपया बल्कि ना चौथे साल ही उसने पूरा कर दिया, और ज़्यादा अमाउंट दी है। तो यहाँ पे अब कौन सा प्रोजेक्ट हमें चूज़ करना चाहिए? ये बात ज़हन में रखो कि देखो पहले साल को अगर हम देखें तो उसने तो अपनी अमाउंट तीसरे साल ही पूरी कर दी थी। लेकिन ये भी तो देखो ना कि उसकी उस अमाउंट पे करने के बाद सिर्फ़ 2 साल और मज़ीद उसने पैसे दिए, और उसके बाद वो डेड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो दूसरे प्रोजेक्ट बी के अंदर कि उसने बेशक यहाँ पे 3 साल के बजाय 4 साल में उस अपनी अमाउंट पूरी की है। लेकिन यार उसने उस 4 साल के बाद भी तो कितना कैश इनफ्लो दिया ना। तो हम इस प्रोजेक्ट में से कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे? लग तो रहा है कि हमें ए करना चाहिए, वो जल्दी हमें पैसे लौटा रहा है, 2 तीसरे साल के अंदर ही वापस कर देगा। लेकिन हमें यहाँ पे एग्ज़ैक्ट बी को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो चौथे साल में बेशक हमारे पूरे कर रहा है, लेकिन उसका कैश जो इनफ्लो है ना वो बाकी सालों में भी बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है और चल रहा है। तो इसलिए ये चीज़ भी इसके अंदर जो है वो ज़्यादा कुछ सिक्योर महसूस नहीं हुई, जिसकी वजह से पे बैक पीरियड जो है ना कुछ खास को उसको तवज्जो नहीं दी जाती सिलेक्शन के लिए। उसके बाद आ गया जी हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू। बच्चों नेट प्रेजेंट वैल्यू ये होता है कि इसको ना हम डिफरेंस का नाम देते हैं किसके दरमियान, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, यानी वो जो फ्यूचर की जो हमें अमाउंट आ रही है ना उनकी कैश इनफ्लोज का मजमुआ हम मालूम करके, प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके, पहले क्या मालूम करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके कैश जो इनफ्लोज होंगी ना उनका मजमुआ हमने मालूम कर लेना है, और उसमें से हमने जो जो इन्वेस्टेड अमाउंट होती है ना जो हमने लगाई होती है, यानी इनिशियल कैश आउटफ्लो जो हुआ होता है उसको माइनस कर देना है। तो इस चीज़ के डिफरेंस का नाम नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अब इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखो यहाँ पे पहले साल यहाँ पे दिए हुए हैं, दूसरे में कैश फ्लो दी हुई है। यहाँ पे देखो बराबर है सी एफ नॉट, क्या है, सी एफ नॉट यानी इनिशियल कैश आउटफ्लो, या फिर हम इसको यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो ये इन्वेस्टेड अमाउंट दी हुई थी, पहले साल उसने 20,000 दी हमें, दूसरे साल 30,000, तीसरे साल ये दी हुई हैं सारी अमाउंटें। अब इनकी हम मालूम करेंगे प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ कैश फ्लोज, कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे किस रेट के ऊपर, 10% के ऊपर दिया होगा आपको ये भी, ठीक है, ये इन्वेस्टेड अमाउंट भी दी होगी। तो अब हम देखो ये पहले वाले को उसी तरह रख देना होता है, जीरो को कुछ भी नहीं करना होता, इसकी नहीं मालूम कर लेनी कहीं इसकी रख के बैठ जाओ, इसको नहीं छेड़ना। यहाँ पे अगर इन्वेस्टेड अमाउंट है तो इसको जीरो ईयर के ऊपर यहाँ पे भी वो आपकी, यही आप तस्वर करोगे कि वो इतनी ही अमाउंट आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो आपने शुरू करना होता है फर्स्ट ईयर से। तो क्योंकि ज़ाहिर है जब ज़ीरो वाले ईयर के ऊपर आप मालूम ही नहीं कर सकते ना यार, एन की पावर ज़ीरो मालूम करोगे तो क्या होगा भला। तो वही बात होगी ना कि किसी भी चीज़ की वैल्यू वही मालूम करोगे तो वही पड़ी रहेगी फिर इस तरह तो, ठीक है। तो ये वाली बात है।
यहाँ पे एन शुरू हो रहा है, एन की अमाउंट हमने लगानी है पी वी इज इक्वल टू एफ वी बटा 1 + r⁴ n। यहाँ पे एन की अमाउंट 1 हो जाएगी, ये देखो। ठीक है, एफ वी कितना है फ्यूचर वैल्यू में 20,000 रुपये रिसीव हुई है फॉर एग्जाम्पल, हम सोच रहे हैं ये एस्टिमेशन है सारी की सारी, पहले बता चुका हूँ। एस्टिमेटेड अमाउंट है ये, एस्टिमेटेड अमाउंट हमेशा फ्यूचर की होती है, तो इसलिए हम फ्यूचर वैल्यू जो है ना, इनकी वैल्यूज़ को हम मान के और उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर रहे हैं। तो इस तरह ये पहले वाली की 20,000 का ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस तरह सारी अमाउंट की उसने प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर ली। तो टोटल जो हमारे पास कैश इनफ्लो बना है ना, हमारा प्रेजेंट वैल्यूज़ का कैश इनफ्लो, वो बना 1,44,434 रुपये। अब हमने इनका दोनों का ना जो डिफरेंस है ना, उसका नाम नेट प्रेजेंट वैल्यू है बस। किस चीज़ का डिफरेंस का नाम, कि नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ जो है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यूज़ का मजमुआ माइनस इन्वेस्टेड अमाउंट, या फिर आप कह लो इनिशियल कैश आउटफ्लो, उनका डिफरेंस का नाम जो है वो ये कहलाता है। और वो देखो ये हमारे पास थी सारी की सारी, सी एफ नॉट क्या है भला, इन्वेस्टेड अमाउंट है, या आप इसको इनिशियल कैश आउटफ्लो भी कह सकते हो, क्योंकि इनिशियल का मतलब शुरू में कैश आउटफ्लो जो हुई है उसी का नाम तो आपकी ये है कि कॉस्ट है, वो आपने दे दिया, आउटफ्लो हो गया। तो उसमें से आप लोगों ने आपकी जो एग्जैक्ट प्रेजेंट वैल्यू का मजमू आया होगा, जो आपने निकाली होगी, उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब आप लोग कैसे ये फैसला करोगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो अब मेरी आई है 44,434 रुपये, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि इसके जो डिसीजन क्राइटेरिया होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का, वो ये होता है कि अगर तो ये वाली अमाउंट जो आपकी इनका डिफरेंस निकाल के आई है, ये पॉजिटिव है या इक्वल टू एग्जैक्ट ज़ीरो है, तो फिर आप ये कह दोगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर लेस देन ज़ीरो है, यानी -2 है, -1 है, तो फिर आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे, यानी कि नेगेटिव अमाउंट जो है वो निगलेक्ट करोगे आप लोग। पॉजिटिव या एग्जैक्ट इक्वल टू ज़ीरो जो अमाउंट है वो आप एक्सेप्ट कर लोगे। अब एग्जैक्ट ज़ीरो से क्यों करोगे भाई, वो इसलिए करोगे कि जब एग्जैक्ट ज़ीरो आ जाएगी ना ये, तो ये मतलब ज़ीरो कब होगी, कि ये वाली 1,44,434 है ना, ये एग्जैक्ट ये सारी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के बाद ये भी कितना आ रहा होता, 1,00,000 ही आ रहा होता। तो जब 1,00,000 में से 1,00,000 निकालोगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, तो फिर आप भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि ये जो 1,00,000 आया ना, वो एग्जैक्ट मेरे रिक्वायर्ड रेट जो है ना, ये वाला 10% के ऊपर आया है। तो मेरे जो डिज़ायर रिक्वायर्ड रेट है उसके ऊपर तो पूरा उतर रहा है ना वो बेचारा। तो इसके ऊपर पूरा उतरने की वजह से जो भी अमाउंट आ रही होगी, तो वो भी मुझे एक्सेप्टेबल है भाई। मैं 10% अगर कह रहा था, तो उसने तो एग्जैक्ट 10 दे दिया, ठीक है। अगर मैं किसी को कहता हूँ मुझे 2 थप्पड़ मारो, उसने 2 मुझे थप्पड़ मार दिए, तो फिर तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा ना, क्योंकि उसने मेरी शर्त के ऊपर पूरा पहुँचा है। अगर मैं उसको कहता कि मुझे 2 थप्पड़ मार, वो 1 मार रहा है, फिर मैं उसको एक्सेप्ट ना करता। समझ आ रही है ना? तो इसी तरह से मैंने 10% उसको कहा था कि मुझे देना है तूने, या मुझे 10 दे या 10 से ज़्यादा दे। तो फिर तो अब अगर ये अमाउंट 1,44,000 कुछ आ गई है ना, तो उसने मुझे एग्जैक्ट 10 पे दिए, तो उससे मुझे वो ज़्यादा अमाउंट दे रहा है 44,434, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी मॉड्यूल के अंदर जी नेट प्रेजेंट वैल्यू का अगला देख लेते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटेड रेट। पहले भी बता चुका हूँ कि जितना ज़्यादा हाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा, उतनी ही कम आपकी जो है वो लेसर नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी। पहले भी बता चुका हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, एफ वी बटा 1 + r⁴ n। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स होगा, और 1 + r जो है ना, r वो बटे में है एफ वी के। तो बटे में जो भी अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी, रिक्वायर्ड रेट ज़्यादा होगा, तो ऊपर वाली अमाउंट को वो कम करता हुआ जाएगा। यानी बड़ी अमाउंट को जब आप डिवाइड करोगे ना किसी भी चीज़ से, तो वो उस वाली बड़ी ऊपर वाली अमाउंट को वो कम करती चली जाएगी। तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हायर होगा, तो वो क्या करेगा, लेसर कर देगा इज़ दी प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। ब्रूजी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको पता होना चाहिए, डिसीजन का पता होना चाहिए। अब ये वाली एग्जांपल दी हुई है एनपीवी की, देख लो कि वो 35 से शुरू है आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू 35 से शुरू हुई है, और वो डायरेक्ट जाके ना एग्जैक्ट वो 20 से पहले पहले जो भी डिस्काउंट रेट है ना, वहाँ पे वो प्रॉफिट दे रही है अच्छा खासा, ठीक है। और एग्जैक्ट 20 पे आके वो क्या करती है, एग्जैक्ट आपका जो रिक्वायर्ड रेट होता है उधर आके वो जब आती है, तो इधर तक आप जो 20 के ऊपर जो लाइन पे आके आपका वो टच हुआ है ना, नीली ब्लू लाइन, यहाँ तक तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। एग्जैक्ट इक्वल टू ज़ीरो या मोर देन ज़ीरो, यानी ऊपर वाली जितनी भी अमाउंट थी, यानी कि 15, 10, 5, तो देखो 5 के ऊपर हाई से हाई थी आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, 10 के ऊपर क्या थी, उससे कम होती गई, 15 पे और कम हो गई, 20 के ऊपर एग्जैक्ट आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना, वो आपकी कैश प्रेजेंट कैश जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो थी ना, उसके बराबर हो जाती है। उसके बाद जितना भी अगर आप रेट ऑफ रिटर्न दाएं तरफ बढ़ाते जाओगे 25, 30, 35, तो वो वाली जो नेट प्रेजेंट वैल्यू थी वो कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि नेट प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ने से कम होती है। और आपका जो इसका डिसीजन होता है क्राइटेरिया, वो यही होता है कि या तो वो लेस देन, मतलब कि आपकी अमाउंट जो है ना वो पॉजिटिव आए, या फिर एग्जैक्ट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो।
उसके बाद हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू देख लो कि ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे रिक्वायर्ड रेट बढ़ता हुआ जा रहा है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है और आखिर में नेगेटिव में आ रही है। और मैंने पहले भी बताया था कि नेगेटिव अमाउंट को आपने ब्रैकेट से शो करना होता है डिस्काउंट इसके अंदर, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद देख लो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अंदर जी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पहले भी बताया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दरअसल वहाँ पे हमने दो चीज़ों का डिफरेंस लिया था ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को में से हमने माइनस कर दिया था इन्वेस्टेड अमाउंट, या हम कह सकते हैं कि कैश आउटफ्लो को हमने माइनस कर दिया था, तो हमारे पास क्या आ गई थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई थी। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है उसके अंदर हमने इन दोनों चीज़ों को सिर्फ डिवाइड कर देना है बस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज की जो भी अमाउंट निकाली होगी ना उसको डिवाइड कर देना है इनिशियल कैश इनफ्लो के साथ। मतलब ये हुआ कि वो जो हमारा फार्मूला उधर बन रहा था ना, पी वीज माइनस ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज माइनस इनिशियल कैश फ्लो यानी सी एफ नॉट जो वो किया था हमने वहाँ पे, यहाँ पे हमने बजाय माइनस किया वो क्या कर देना है, डिवाइड कर देनी है चीज़ें बस। और जो भी अमाउंट आएगी ज़ाहिर आप लोगों को पता है कि ये तो एग्जैक्ट, या तो जब दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो वन जवाब आ रहा होगा, तो ये जीरो इससे मुराद है कि जब इसका जवाब वन आ रहा होगा तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका जो है ना नेट प्रेजेंट वैल्यू वो उस स्टेज पे होगा जहाँ पे वो ज़ीरो दे रहा होगा अमाउंट, क्योंकि जहाँ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाएँ तो वहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। और जहाँ पे कैश फ्लो और इनफ्लो जो है ना वो बराबर हो जाएगी वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऊपर भी 1 लाख नीचे भी 1 लाख, तो बटे में से बटा आप काटोगे तो जवाब वन आएगा। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वन और नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो वैल्यू दे रही होती है, ठीक है। और आई आर आर जो है वो इज़ इक्वल टू हो जाता है आर आर के, वो वाली टेक्निक आगे जाके बताता हूँ फिर। तो ये वाले 1.44 जवाब आ गया। तो ये वाली वैल्यू जब भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की अब डिसीजन क्राइटेरिया ये है, मालूम उसी तरह से करनी है सारी चीज़ें, वो प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके और वो निकाल देना है। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का ये डिसीजन होता है कि जब भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल टू वन हो या मोर देन वन हो तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे, अगर लेस देन वन हुई तो आप उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये फार्मूले हैं, इनको पता होना चाहिए आप लोगों को। तो वो डिसीजन है। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि अगर पी आई लेस देन वन होगी तो आप रिजेक्ट कर दोगे, अगर एग्जैक्ट इक्वल टू वन हो या मोर देन वन होगी तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। उसके बाद आ गया कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अंदर मॉड्यूल नंबर 9 के अंदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर क्या होता है। इसके अंदर ये होता है कि द रेट ऑफ रिटर्न यानी वो रेट ऑफ रिटर्न होता है आईआरआर के फॉर विच जिसके लिए आपकी सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। देखा पहले के अंदर डिफरेंस था आईआर उसके अंदर नेट प्रेजेंट एनपीवी के अंदर डिफरेंस मालूम किया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर आप लोगों ने क्या किया, रेशो निकाली, डिवाइड किया। और अब ये ऐसा स्टेज आ गया आईआरआर का जहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों आपकी बराबर हो जाएंगी। और ये कैसे बराबर करेंगे आप लोग, एक तरीक़ाकार है, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने एक आईआरआर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो प्रोजेक्ट ने हमें देना है वो हमेशा याद रखना है। जो प्रोजेक्ट का जो हमें दे रहा होगा ना रिक्वायर्ड, जो हमें प्रोजेक्ट हमें जो रिक्वायर्ड रेट दे रहा होगा उसको हम आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। और जो हम जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। पता चल गया, आईआरआर वो है जो परसेंटेज हमें हमारा प्रोजेक्ट दे रहा होगा और आरआर वो है जो हम प्रोजेक्ट से एक्सेप्ट कर रहे होंगे या उसे तवक्का कर रहे होंगे। तो आईआरआर ऐसी मतलब कि रिटर्न रेट ऑफ होता है जहाँ पे आपकी नेट इनफ्लोज और आउटफ्लो जो है ना वो बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये देख लो अब आप लोग कि यहाँ पे ना क्या है भला, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अब मुझे पता चल गया कि इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ पे आके बराबर हुई है, हमारे 0% जो है ना वैल्यू, ये देखो एनपीवी की, सॉरी, ज़ीरो वैल्यू कहाँ पे हुई थी, 20% पे। तो इसका मतलब ये हो कि 20% एग्जैक्ट वो वाली यहाँ पे अमाउंट होगी आईआरआर की जहाँ पे आपकी कैश कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है वो बराबर हो जाती हैं। उसके बाद ये वाली जो कैसे मालूम करना है इसका मेथड चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देख लो कि ईयर होता है उसके अंदर कैश फ्लो दी होती है आपको, इनिशियल कैश इन्वेस्टेड कितनी है, यहाँ पे जीरो पे देखो 1 लाख रुपये है, ठीक है, बाकी नीचे कैश इनफ्लो आ रहा है सारे का सारा। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू 10% पे मालूम करनी है, सेम वही प्रोसीजर है। अब आप क्या करते हो कि ये जो 1 लाख रुपया है ना, 1 लाख रुपया जो है ना वो आपने इन्वेस्ट किया था, लेकिन आपके प्रोजेक्ट ने आपको ना 10% के ऊपर वो 1,44,000 रुपया दे रहा है, ठीक है। और 20 अब आपने क्या करना है, आपने ना एग्जैक्ट इस ऐसा एक प्रोजेक्ट का ना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मालूम करना है जो इस अमाउंट के जो प्रोजेक्ट ने दिए हमें वो थी 10% के ऊपर 1,44,000 रुपया।
प्रोजेक्ट हमें 1 लाख की 1 लाख पे ना 10% के ऊपर 1,44,434 रुपये दे रहा है। हमने इस 10% का अब एक ऐसा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमने अपनी तरफ से हमने निकालना है कि जो इस 1,44,000 से एक अमाउंट इससे ज़्यादा आ रही हो और एक अमाउंट जो है ना, सॉरी, एक ये जो था ना 10% के ऊपर हमने चेक किया इसको, उसने बताया कि वो 1,44,434 रुपये हमें दे रहा है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू उसकी ये आ रही है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। तो हम 20% के ऊपर ना, अब हमने एक ऐसा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है कि ये जो उसने कैश इन आउटफ्लो हमारी 1 लाख रुपये हुआ था ना यहाँ पे, इस 1 लाख रुपये से जिस रेट के ऊपर एक अमाउंट इससे कम आ रही हो, ये देखो ये कम आ रही है 20% 25% पे, और एक अमाउंट जो है वो दूसरे रिक्वायर्ड रेट पे इससे ज़्यादा आ रही हो, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड इसको कहा जाता है, वो हम लगाएंगे। तो पहले तो मैंने 10 पे मालूम किया परसेंटेज, 10% पे मैंने रिक्वायर्ड रेट ऑफ निकाला, तो वो इससे बहुत ज़्यादा आ रहा था, वो तकरीबन 1,44,434 आ रहा था। ये मेरा स्टैंडर्ड ही बन सकता है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं इसके करीब तरीन लेके जाऊँगा कि जो इसकी दरमियानी अमाउंट जो होगी ना, उसको शो कर रहा होगा, ठीक है। दूसरा मैंने फिर ना, अब ये मेरे 10% के ऊपर मुझे 1,44,000 दे रहा था, तो ये अमाउंट इससे बहुत बड़ी है। अब मैंने इस अमाउंट को क्या करना है, कम करना है। तो जब कम करूँगा तो मुझे पहले भी बताया कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ बढ़ाने से आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो मैंने उसको 10 की बजाय 20 किया, तो मेरा 1,08,000 रुपये आ गया। तो वो तकरीबन 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब मैं 20 की बजाय 25 पे करके देखूंगा, मतलब मैंने एक अमाउंट तो फॉर एग्जाम्पल 1,08,000 इससे ज़्यादा ले लिया है। अब दूसरी अमाउंट मैंने इससे कम लेनी है, तो कम लेने के लिए मुझे फिर और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाना पड़ेगा। जब मैंने और इसको बढ़ाया 5%, तो ये 25 पे जाके इसने 95,821 रुपये दे दिया। तो फिर मैंने ये सोचा कि हाँ, ये जो दो है ना, 20 और 25, ये दो ऐसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है कि जिनके दरमियान में मेरा 1 लाख आ रहा है। तो इसके दरमियान में 1 लाख जो आ रहा है, तो अब मैं देखता हूँ कि 1 लाख जो है ना मेरा, इन दोनों 20 और 25 के दरमियान 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, वो कौन सा ऐसा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जिसके ऊपर ये एग्जैक्ट अमाउंट जो है ना वो 1 लाख के बराबर देगा। तो ये चीज़ हमने मालूम करनी होती है। हिट एंड ट्रायल मेथड ये ब्रूज़ी आ सकती है, कहाँ पे आपको जो है वो इस्तेमाल करते हो, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, किस मेथड किस टेक्निक्स के अंदर आप यूज़ करते हो, तो वो हम यूज़ करते हैं भाई। इसको प्रोमोलॉजी या पता नहीं क्या है, वो आगे वाला आ रहा है एक, मैं बताता हूँ, वो भी मेथड होता है इसके अंदर ना, जिसके अंदर आप हिट एंड ट्रायल के ज़रिए आप मुख्तलिफ तरह के जो दो लेके उसके दरमियान मौजूद जो है ना वो चीज़ को मालूम करते हो। एक रेट को दो नॉन यानी कि मालूम जो है ना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के दरमियान मौजूद एक जो है ना वो, आप जो है ना वो रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हो उस मेथड के ज़रिए, वो आगे आएगा। अब इसका एक्सेप्टेंट क्राइटेरिया क्या होगा, देखो पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमारी IRR यानी कि वो जो प्रोजेक्ट ने हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देना है, अगर वो 10% हमें दे रहा है, अगर हमने जो एक्सपेक्ट किया हुआ है उससे वो हमारा है 10% ही है, अगर हमारा, अगर तो वो हमारा 10% हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, वो अगर IR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो प्रोजेक्ट हमें दे रहा है उसके हमारे IRR और हमारा दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हम तब भी उस प्रोजेक्ट को कबूल कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा RR जो है वो कम हो और हमारा प्रोजेक्ट हमें हमारी तवक्को से भी ज़्यादा यानी 12% दे रहा हो, तब भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर IRR कम हो हमारे वाले से, यानी वो अगर 8 या 9 हो जाए, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमें ये बताएगा कि आर आर इक्वल टू आर IRR हो जाए तो भी एक्सेप्ट करेंगे, अगर IRR ग्रेटर देन RR हो तब भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर IRR लेस देन RR हो गया तो फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उस परसेंटेज जो उस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अब एक मेथड हम यूज़ करेंगे इंटरपोलेशन का। अब ज़ाहिर है हमें तो नहीं पता था वो 20 और 25 के दरमियान वो कौन सी अमाउंट है जिसके दरमियान वो 1 लाख पाया जा रहा है, वो कौन सा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो उसके लिए हम इंटरपोलेशन का मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। अब इंटरपोलेशन का मेथड क्या है जी, वो कहता है टू डिटरमाइन करने के लिए एक अननोन रेट लाइंग जो मौजूद होता है, जो पड़ा होता है बिटवीन दो नॉन रेट के दरमियान। तो इससे मुराद ये हुआ कि उस 20 और 25 जो कि नॉन है, हमें मालूम है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के दरमियान मौजूद एक ऐसा रेट जिसके दरमियान जो है वो हमें हमारे उस प्रोजेक्ट की RR की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और कैश आउटफ्लो दोनों बराबर हो जाएंगी, वो हमने मालूम करना है। तो उसके लिए इंटरपोलेशन का जो है वो मेथड यूज़ किया जाएगा। इंटरपोलेशन का मेथड जो है वो किस टेक्निक में यूज़ किया जाता है, मरूज़ी आ सकती है, तो भाई RR में किया जाता है, आई हुई है मरूज़ी है। तो ठीक है, ये इसलिए होता है टू डिटरमाइन करने के लिए एन एक
अननोन रेट लाइंग जो मौजूद होता है बिटवीन के दरमियान टू नॉन रेट के दरमियान, यानी 20 और 25 के दरमियान। अब हम वो निकालेंगे और आगे बताऊंगा फिर। सही है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना उसको देख लो। सबसे पहले तो ये था 10 पे 25 पे, ये हम पहले मालूम कर चुके हैं ना ये वाली चीज़ें सारी की सारी। तो अब हम इसको ज़रा हम देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, आर जो होता है ना उसका नीचे फार्मूला है पहले इंटरपोलेशन का, वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है भाई? लो रेट ऑफ रिटर्न, लो रेट ऑफ रिटर्न को ऐड करना है आप हमेशा आपने किसके अंदर? एच आर। ये नीचे वाला जब याद हो गया ना आप लोगों को, फिर आप लोगों के लिए बहुत आसानी है। ये मैंने ना शॉर्टकट लिखा हुआ है, देखो एच आर माइनस एल आर बटा एच ए माइनस एल ए, यानी हाई रेट माइनस लो रेट बटा हाई अमाउंट माइनस लो अमाउंट। ये दो चीज़ तो जेन में बैठ गई ना। हाई रेट में से माइनस करेंगे लो रेट, और बटे में आएगा हाई अमाउंट में से लो अमाउंट जो है वो माइनस कर दोगे। तो लो अमाउंट किसकी होगी? जो 20% था उसकी लो अमाउंट, उसकी अमाउंट ज़्यादा आएगी, हाई अमाउंट उसकी होगी। तो लो अमाउंट किसकी होगी? 25% की, क्योंकि वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। तो हमें पता है ज़्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की 98,000 रुपये आ रही थी, फॉर एग्जांपल 95 आ रही थी ना पीछे वाली एग्जैक्ट अमाउंट के अंदर। तो वही बात है, ये सारी की सारी ये फार्मूला उसी तरह बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे उसने 5% डायरेक्ट लिख दिया है। और ये 5% कैसे आया है? एच आर माइनस एल आ रहा है, ये बगैर थी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ये वाले ना इस तरह से। तो अब देख लो आप लोगों ने ना, उन्होंने यहाँ पे लिखी नहीं चीज़ें। मैंने ये फार्मूला बड़ी मुश्किल से कहीं से ढूंढ के फिर यहाँ पे लिखा है। अब हाई अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट जो है ना वो यहाँ पे देख लो अब आप लोग। तो वो ये सारे फार्मूला सेम उसी तरह लगे हुए हैं। वो वाली वैल्यू जो वहाँ पे थी ना वो आप यहाँ पे एग्जैक्ट पुट करोगे तो यहाँ पे 23.4% आ गया है। अब ये 23.4% क्या है भाई? ये 23.4% हमें ये बता रहा है कि ये 23.4% ये वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो हम प्रोजेक्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये वाला आर जो है ये IRR के एग्जैक्ट बराबर हो जाता है, या यूँ कह लो कि अगर हमें प्रोजेक्ट अपना आर जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारे इस 23.4 से ज़्यादा दे रहा होगा तो तब भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इससे अगर वो बिल्कुल बराबर 23.4 ही दे रहा होगा तब भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वो आर हमें इस 23.4 से कम देगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बराबर हो गया उसका आर यानी ये हमारे पास आया आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है एग्जैक्ट इसके क्या होगा? या तो वो बराबर होगा, या फिर हम कहेंगे कि आर हमेशा हमारे वाले से ज़्यादा होना चाहिए तो हम एक्सेप्ट करेंगे। लेस देन होगा तो फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये फार्मूला देख लेना। लो रेट जो होगा ना उसको ऐड कर देना होता है। हाई रेट माइनस लो रेट में से डिवाइड में आएगी हाई अमाउंट माइनस लो अमाउंट। और एक और चीज़ ज़रा हो रही है यहाँ पे कि हाई अमाउंट में से आपने इनिशियल कैश इन्वेस्टेड जो होती है ना आपकी 1 लाख रुपये जो आपने इन्वेस्ट की हुई थी वो भी माइनस करनी होती है। ये भी ज़हन में रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये वाली अमाउंट पे यहाँ पे देख लो कि ये थी आपके पास हाई अमाउंट, यानी कि 95% पे, सॉरी 20% पे जो आ रही थी। और ये जो 1 लाख था ये आपकी थी इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट जो 1 लाख आ रही थी। और इसको हमने CF0 के साथ ज़ाहिर किया यहाँ पे। इसको आप इनिशियल कैश आउटफ्लो भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला और उसका ये डिसीजन क्राइटेरिया होता है। उसके बाद इसका एक्सेप्ट और डिसीजन दोनों बता दिया मैंने कि IRR अगर बराबर हो गया आर के तब भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर IRR ग्रेटर देन हो हमारे आर से तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर IRR यानी वो जो मशीन ने हमें देना है वो कम है हमारे वाले आर से तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग क्या होती है बच्चों? ये होती है कि हमारे पास ना एक थोड़ी अमाउंट जो है ना वो पैसे मौजूद है, पैसे हमारे पास थोड़े हैं लेकिन हमारे पास जो है ना वो मुनाफा हासिल करने के ज़रिए ज़्यादा हैं। तो उस सूरत में हमने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ करना है जिससे हम अपनी एग्जैक्ट जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट पड़ी है ना उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकें। यानी ऐसे प्रोजेक्ट को हम चूज़ कर लें अपने उस 1 लाख रुपए में से को इस्तेमाल करके कि मैं दो जो है ना ये कपड़े ले लेता हूँ शॉपिंग के लिए, दो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं वॉच ले लेता हूँ, दो मैं शूज़ ले लेता हूँ। इस तरह से मैं मतलब ऐसे में ये ना हो कि मैं कोई ऐसी फ़िज़ूल चीज़ें लेके बैठ जाऊँ कि जो मेरे काम की ही नहीं थी। तो मेरे पास ये जो रेशनिंग है ना ये चीज़ बताती है कि आपके पास मौजूद इन्वेस्टमेंट जो है ना पैसा जो है उसको आप एग्ज़ैक्ट ज़्यादा प्रॉफ़िट वाली चीज़ों में से कौन-कौन से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट उठाओगे जो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुनाफ़ा दे सकते हो। यानी कंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज़, यानी आपके पास रिसोर्सेज़ मतलब पैसा जो आपके पास मौजूद है ना, जो कि बहुत कम अमाउंट में मौजूद है, तो उसको आप मतलब कि आपको अगर कह दिया जाए ना कि आपने शुगर केन जो होता है ना गन्ना, वो आपने लेके आना है।
एक बहुत बड़े मतलब 1 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे गन्ने लगे हुए हैं। तो आपको मैं कह दूँ कि आपने सबसे मीठे से मीठा जो है ना वो गन्ना उठा निकाल के लेके आना, तो आप क्या करोगे कि आपकी ये कोशिश होगी कि मेरे मुझे ना ₹10 मैं आपको दे रहा हूँ आपने और ₹1 का 1 गन्ना मिलेगा, ठीक है? तो आपने ना 10 गन्ने लेके आने हैं, तो आप क्या कोशिश करोगे, क्या ₹10 में से 10 ऐसे गन्ने लेके आओगे जो सारे के सारे फीके हों, जो मीठे ही ना हों? तो ऐसा नहीं होगा, तो आपकी कोशिश होगी कि 10 के 10 मैं वो गन्ने वहाँ से लेके आऊँ, जो सबसे ज़्यादा मीठे हों, ठीक है? तो इस तरह से आपकी यही कोशिश होती है कि आपके पास जो अमाउंट स्केर्स अमाउंट मौजूद होती है, उसको आप बेहतरीन तरीके से आप उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो कि आप उससे ज़्यादा प्रॉफ़िट हासिल कर सको। ये रेशनिंग कहलाती है। तो कैपिटल रेशनिंग से मुराद वही चीज़ है कि व्हेन जब प्रॉफ़िटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आर मोर, कि आपके पास मुनाफ़ा देने वाले ऑप्शन ज़्यादा मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट के और आपके पास फंड जो है वो कम है, तो उसके लिए जो भी आपने डिसीजन मेंट करनी होती है वो कैपिटल रेशनिंग कहलाती है, ठीक है? तो ये जो कैसे करते हो आप लोग देख लो कि प्रोजेक्ट मौजूद है यहाँ पे बहुत सारे, तो इनिशियल कैश आउटफ्लो यहाँ पे दी हुई है। तो आरआर की बेस पे अगर आप करना चाहते हो तो उसकी होगी परसेंटेज। अगर एनपीवी मालूम करोगे तो उसकी अमाउंट जो आती है डिसीजन की आती है अमाउंट यानी एग्जैक्ट पैसों में, और जो पीआई होती है उसका जो जवाब आ रहा होता है वो आती है आपकी रेशो के अंदर। तो आप ये हिसाब लगा लो बच्चों कि आपकी यही कोशिश होगी कि जहाँ पे मेरा आईआरआर सबसे ज़्यादा परसेंटेज दे रहा हो, एनपीवी की वैल्यू मैक्सिमम आ रही हो, पीवी की वैल्यू मैक्सिमम आ रही हो, तो वो ऐसे प्रोजेक्ट मैं उठाऊँ कि जहाँ पे मैं जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वैल्यूज़ आ रही होती हैं और मेरे पैसे भी जो है वो एग्ज़ैक्ट जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट करी है वो भी पूरे हो जाएँ। तो ये ज़हन में रखना है कि जब भी आपने डिसीज़न लेना है, तो आप ऐसे ही सोचोगे कि जहाँ पे आरआर की वैल्यू हमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज दे रही हो, एनपीवी की वैल्यू पॉज़िटिव अमाउंट में सबसे ज़्यादा अमाउंट दे रही हो, वही बेस्ट होता है हमारे लिए। और पीआई की वैल्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी होगी, वही हमारे लिए बेस्ट डिसीजन होगा प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने में। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट देख लो मुख्तलिफ तरह के दिए हुए हैं, तो उस पिछले प्रोजेक्ट में से वो यहाँ से ना 3 प्रोजेक्ट को उठा के ले आया है जो कि बता रहा है कि आपकी आरआरआर एक प्रोजेक्ट के अंदर 37%, एक में 28, एक में 26। तो नेट प्रेज़ेंट वैल्यू की अगर अमाउंट देखें तो वो यही है, यहाँ पे 54,000 बन रही है और आउटफ्लो नेट जो है वो ₹65,000 उसने इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो टोटल वो ₹65,000 अगर इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं इन 3 प्रोजेक्ट में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा हासिल कर सकता है। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि 2 प्रोजेक्ट अगर मैं बी और सी लेता हूँ, तो उसके अंदर नेट प्रेज़ेंट वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, ठीक है? और नेट प्रेज़ेंट वैल्यू की यहाँ पे 57,000 आ रही है, टोटल आउटफ्लो 65,000 बन रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी देख लो अगर पीआई की वैल्यू देखें ना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से अगर हम मालूम करते हैं और एनपीवी के हिसाब से, तो फिर पीआई के हिसाब से जब उसने सिलेक्शन की ना, कि मैंने कहा था कि पीआई की वैल्यू भी जितनी मैक्सिमम होगी ना प्रोजेक्ट के अंदर, वही आप चूज़ करोगे। तो आपकी वहाँ पे अगर आपने देखा तो वहाँ पे आपकी नेट प्रेज़ेंट वैल्यू जो है ना, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आ रही थी। तो इससे मुराद ये हुआ कि पीआई की भी मैक्सिमम अमाउंट वो अमाउंट होगी जहाँ पे आपकी नेट प्रेज़ेंट वैल्यू की मैक्सिमम अमाउंट आ रही होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो पीआई होता है वो दरअसल रेशो का नाम है और नेट प्रेज़ेंट वैल्यू वो डिफ़रेंस का नाम है। तो भई जो पीआई की वैल्यू जो रेशो होती है, उसी वक़्त कम आएगी जब आपकी ऊपर वाली जो न्यूमरेटर में यानी कैश इनफ्लो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और नीचे वाली बटे वाली अमाउंट कम से कम यानी इनिशियल अमाउंट कम से कम होगी। ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि आपने जो अमाउंट आपकी नेट प्रेज़ेंट वैल्यू का डिफ़रेंस होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा होगा। तो जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेट प्रेज़ेंट वैल्यू उन्हीं की आती है, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इस तरह से यहाँ पे ₹76,000 बना। तो अब कुछ डिसीज़न के लिए ना यहाँ पे हमने स्टेटमेंट देखनी है कि डिसीज़न मेकिंग हम कैसे करेंगे अब कैपिटलाइज़ेशन के अंदर, कि मैक्सिमम नेट प्रेज़ेंट वैल्यू जिस भी प्रोजेक्ट की होगी, उन्हीं प्रोजेक्ट को अगर हम डायरेक्ट उठा लें, तो हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो ऐसे सेलेक्ट कर पाएँगे, जो हमें ज़्यादा मुनाफ़ा दे रहे होंगे, ठीक है? यानी कि क्या डिसीज़न हमने लिया इन चीज़ों से कि हमें जिसकी कैपिटलाइज़ेशन रेशनिंग ये बताती है कि मैक्सिमम नेट प्रेज़ेंट वैल्यू वाली जिनकी भी ज़्यादा देखो ना, ₹76,000 पिछले प पी पीछे हमने 3 सेलेक्ट किए तो ₹76,000 बन रही थी नेट प्रेज़ेंट वैल्यू, और वहाँ पे हमारी ₹65,000 था ना, वो भी पूरा हो गया था इन्वेस्टमेंट में और हमें प्रॉफ़िट भी हो रहा था। तो इस तरह से मैक्सिमम नेट प्रेज़ेंट वैल्यू जो है ना, उसकी बेस के ऊपर अगर हम कोई भी प्रेज़ेंट प्रोजेक्ट जो सेलेक्ट करेंगे, तो वो कैपिटलाइज़ेशन का बेस्ट डिसीज़न होगा हमारा, ठीक है? और वहाँ पे भी ये भी मैंने बता दिया कि पीआई क्यों हम सेलेक्ट करते हैं पीआई की बेस के ऊपर। वो इसीलिए करते हैं कि वो जो नेट प्रेज़ेंट वैल्यू होती है उसकी रेशो होती है, तो रेशो हमेशा जो है वो उसी वक़्त ज़्यादा आती है जब हमारी बटे में अमाउंट कम होती है। तो बटे में अमाउंट हमारी अमाउंट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, अगर वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कम है, जितनी ज़्यादा जो कैश आउटफ्लो इनफ्लो हुआ है हमारा प्रेज़ेंट वैल्यू मालूम की है, जो प्रॉफ़िट आया है उससे, तो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफ़िटेबल है। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल आरआर जो है ना वो एक अब ये ड्रॉबैक आ गया, एक नुकसान आ गया, एक बहुत बड़ी खामी आ गई थी आरआर के अंदर, जिसकी वजह से उसको जो है वो हमने फिर जो है वो ज़्यादा फ़ोकियत नहीं दी, उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती।
वो ये है कि ये जो होता है ना मल्टीपल आरआर, इसके मुराद ये है कि हो सकता है एक ही प्रोजेक्ट 2 आरआर दे रहा हो। ऐसे भी हो सकता है कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर एक ही प्रोजेक्ट 2 आरआर दे दे। तो ये तो भई अब अनसर्टेनिटी पैदा हो गई, रिस्क हो गया। इससे तो हमारे प्रोजेक्ट का कोई हिसाब-किताब जो है वो गड़बड़ लग रहा है। तो इस तरह से आरआर जो है ना वो कुछ अनयूजुअल केसेज़ के अंदर, ये याद रखना है, हर बार नहीं, अनयूजुअल यानी क्या है कि अनरियलिस्टिक जो है ना, उन सिचुएशंस के अंदर आपका ये जो आरआर वाला जो मेथड है या टेक्नीक है, वो एक से ज़ायद भी यानी मल्टीपल जो है वो आरआर दे सकती है। ठीक है? एक ही प्रोजेक्ट के 2 आरआर हो सकते हैं, जैसा कि ये इसने कुछ वैल्यूज़ बताई हुई हैं, उनकी प्रेज़ेंट वैल्यू 25% पे मालूम करो ना, तो यही आ रही है और वो 0 के बराबर है। तो 400 पे मालूम किया तब भी 0 के बराबर है। तो एक ही प्रोजेक्ट के 2 आरआर आ गए, तो ये तो मुश्किल हो गया कि भई जो हमारे पास अब अमाउंट आई है वो किस पे आई है? इस वाली अमाउंट पे आई है, 25% पे आई है या 400 वाली पे आई है, हमें अब क्या पता? तो इस तरह से थोड़ा-सा बहुत इसमें गड़बड़ आ गई थी जिसकी वजह से इसको कोई ज़्यादा फ़ोकियत नहीं दी जाती। अब आ गया हमारे पास रिस्क एंड कैपिटल बजटिंग। रिस्क क्या होता है बच्चों कि आपकी ना अनसर्टेनिटी, ठीक है? यानी कि आपके जो रिस्क से मुराद है एक्सपेक्टेड रिटर्न। दरअसल हमने पहले भी पढ़ा है ना ये, पिछले वाले मॉड्यूल में मैंने समझाया था आप लोगों को रिस्क एंड रिटर्न वाले में, मॉड्यूल नंबर हमारा 7 था शायद। वहाँ पे मैंने बताया था कि रिस्क एंड रिटर्न जो है वो रिस्क से मुराद दरअसल जो क्या है, हमारा रिटर्न होता है, हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है, हम प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, रिस्क और रिटर्न दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना रिस्क ज़्यादा होगा, उतना ही हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह रिस्क एंड रिटर्न और कैपिटल बजटिंग का आपस में क्या ताल्लुक है, ये हम देखते हैं। देखो, जब कैपिटल बजटिंग आप करते हो ना, तो वहाँ पे आपको रिस्क भी लेना जितना बड़ा आप रिस्क लोगे, उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न भी होगा आपका, ठीक है? तो आपको रिस्क से मुराद दरअसल अनसर्टेनिटी होता है और चांस ऑफ वेरिएशन होते हैं, यानी कि आपके उस प्रोजेक्ट के जो आपने सेलेक्ट करना है, उसके उस डिसीजन के ऊपर जो आप अब करके बैठे हो कैलकुलेशन और आपने उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, उस उससे आपका कितना प्रोजेक्ट आगे पीछे हो सकती है अमाउंट, कितने परसेंट वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकता है, कितने परसेंट वो बढ़ सकता है, कितने परसेंट वो कम हो सकता है, इस चीज़ को जाँचने का नाम जो है ना वो क्या कहलाता है, चांस ऑफ वेरिएशन जो है ना वो हो सकते हैं, तो वो रिस्क होता है बाज़ औक़ात। तो उसके अंदर एक इकोनॉमी होती है मुख्तलिफ तरह की, तो उनके अंदर ये दिया हुआ है कि हाई लेवल बूम, हाई बूम है, एक बूम इकोनॉमी होती है, एक नॉर्मल एक, ये कोई ख़ास वैल्यू नहीं है जो रट्टा लगाना आप लोगों ने कि ब्रूज़ी में आ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो वैसे ही बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी दी हुई है इशारिया 1, इशारिया 2, इशारिया 3, 3 और ये हमेशा याद रखना, इस तरह से जब प्रोबेबिलिटी अलग-अलग दी होती है ना, तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसका मजमूआ 1 के बराबर होता है। कितना? 1 के बराबर। कैश फ्लो भी दिए होते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के, ठीक है? ये मतलब कि आप लोगों को कैश फ्लो से क्या मुराद है? आप लोगों की अमाउंट दी हुई है, रिटर्न दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है? प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। तो जब प्रोबेबिलिटी और ये दी हुई, तो हमने एक रिस्क एंड रिटर्न का फ़ार्मूला पढ़ा था 7वें मॉड्यूल में, याद है ना? तो वो वाला फ़ार्मूला अगर हम यहाँ पे अब लगाएँ, यानी कि हम इसका रिस्क मालूम करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी हुई है मुख्तलिफ तरह की, कैश फ्लो भी दिए हुए हैं। तो कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी को ज़रब दें, यानी कि रिटर्न हम तसव्वुर कर रहे हैं कैश फ्लो को अब, यानी कि हमें इसका सिला मिल रहा है, ठीक है? हमारे पास इनफ्लो हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये वाला उसको ज़रब देंगे, तो सीएफ ज़रब वो करेंगे, तो इसका मजमूआ सिग्मा आ जाएगा। ये एवरेज आ गई हमारी 8800, ये एवरेज है हमारी, क्या है? एवरेज। अब इस एवरेज की हमने वेरिएंस निकालनी है। तो वेरिएंस क्या होता है भाई? सीएफ माइनस सीएफ बार। समझ आ रही है ना मेरी बात की आप लोगों को? ये सीएफ बार है 6800, सीएफ माइनस सीएफ बार यानी आर माइनस आर बार, यानी कि रिटर्न माइनस रिटर्न की, क्या है भला आर बार से क्या मुराद है यहाँ पे? दरअसल आर बार से मुराद है मजमू बटा तादाद, यानी कि उसकी एवरेज, औसत, वो है यहाँ पे, ये 6800। तो यहाँ पे हम कर लेंगे कि सी एफ माइनस एवरेज यानी 6800 की पावर 2 ज़रब पी करेंगे, तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा और वेरिएंस ये वाला फार्मूला है, ये वाला वेरिएंस ये वाली अमाउंट है। अब इसका अगर हम जज़र लें, ठीक है? तो जज़र लेंगे तो वो हमारे पास ये 1939 आ जाएगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका 1939 है। यानी कि ये इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप लोगों ने ना इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो इस इन प्रोजेक्ट जो आपको इतनी-इतनी अमाउंटें दे रहा होगा, तो उसके ऊपर आप लोगों को ना 6800 जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, ठीक है? और उस 6800 में से आप लोगों का जो चांस है ना रिस्क आने का, वो 1939 है। अब 1939 जो है वो इसमें ऐड करो 6800 में, तो इतना वो ज़्यादा हो सकता है, या इसमें से 1968 को माइनस कर दोगे, तो आप कहोगे इतना कम हो सकता है। यानी इस अमाउंट के अंदर रहते हुए वो इतना इंक्रीज़ कर सकता है, या इतना ही वो हो सकता है कि वो डिक्रीज़ भी कर जाए। तो इस दायरे के अंदर जो है ना, इतने सर्कल के अंदर आपका वो रिस्क जो है ना वो घूम सकता है।
ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो अमाउंट है ना, वो हमें ये बता रही होती है। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि सेंसिटिविटी एनालिसिस इन कैपिटलाइजिंग कैपिटल बजटिंग के अंदर सेंसिटिविटी क्या है जी? सेंसिटिविटी यही है कि आप लोगों के ना उस एक्सपेक्टेड जो आपका रिटर्न है ना, जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया होता है अपने उस प्रोजेक्ट, अपने उस इन्वेस्टमेंट पे कि ये मुझे इतने अमाउंट देगी, ठीक है? उसका जो है वो कितना चांस है कि वो आपके इधर-उधर हो जाए उसकी अमाउंट, ठीक है? कुछ बढ़ सकती है या कम हो सकती है, 10,000, 20,000, 2% फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं 10% इसे लेना चाह रहा हूँ, तो वो उस 10% से कितनी सेंसिटिव है कि वो आप फिर क्या करते हो कि आप उस अमाउंट के ना कुछ 2-3 परसेंटेज आगे और कुछ 2-3 परसेंटेज पीछे की, वो निकाल लेते हो कि अगर मेरा इन 2-3 परसेंटेज से वो रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न बढ़ता है तो मुझे कितना मुनाफ़ा हो सकता है या वो कम हो जाता है मुख्तलिफ देखो ना, अब एग्ज़ैक्ट जो हम तवक्का कर रहे होते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता बच्चों के हमें वही मिल रहा हो। क्यों? क्योंकि हम ये भी तो चीज़ सोच रहे होते हैं ना कि वो जो हालात हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं, इकोनॉमी है, रिस्क का जो फैक्टर पाया जाना है, मार्केट के अंदर सिचुएशन है, मुख्तलिफ तरह के जो फैक्टर होते हैं ना, वो असरअंदाज़ होते हैं, तो हमारी अमाउंट थोड़ी बहुत जो है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, आपके वो काम करने वाले होते हैं, कुछ कोरोना की तरह की सिचुएशन आ जाती है, कोई सैलाब आ जाते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ तरह की जो होती है ना चीज़ें, वो अफ़ेक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से आपके फ्लक्चुएट करने का जो रिटर्न ऑफ रेट होता है ना, उसका चांसेज़ होते हैं, ठीक है? द इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑन द बेसिस ऑफ पीछे वाला मैं दिखाता हूँ, हाँ, ठीक है। तो द इम्पैक्ट यानी असर ऑन द आउटकम ऑन द बेसिस ऑफ चांसेस इन पॉइंट एस्टिमेशन यानी उस एस्टिमेशन के यानी टोटल कैश आउटफ्लो के या इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो के या जो टर्मिनल कैश आउट इनफ्लो या आउटफ्लो होगा वो या नेट ऑपरेटिंग इनकम होगी या सैलवेज वैल्यू वगैरह हैं, उनके ऊपर आपका कितना इम्पैक्ट जो है वो आपके आउटकम का हो सकता है, अगर ये चीज़ें तब्दील हो जाएँ जो नीचे बता रहे हैं। इन चीज़ों के थोड़े बहुत भी तब्दील होने से आपके उस एग्ज़ैक्ट जो आपने निकाला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, उस पे कितना असरअंदाज़ हो सकता है। इस चीज़ का नाम जो है सेंसिटिविटी एनालिसिस कहलाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि ओरिजिनल जो एस्टिमेशन है ना आपका वो ये है कि मैं एक प्रोजेक्ट की ना इनिशियल कैश आउटफ्लो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ रही है, नेट ऑपरेटिंग इनकम ये आ रही है नीचे वाली ये 25 लाख और सैलवेज वैल्यू ये आ रही है। तो अगर मैं कह दूँ कि मेरा ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, अगर वो 5% बढ़ जाता है, तो मुझे इतनी-इतनी वैल्यूज़ हासिल होंगी। मैंने एक टेबल बना के अपने ऑफ़िस में फॉर एग्ज़ाम्पल रखा हुआ है टेबल पे कि मैंने आज ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो इस प्रोजेक्ट पे अगर मुझे लास्ट दिन 5 साल के बाद अगर मेरा वो 5% बढ़ेगा, तो मुझे इतनी अमाउंट जो है वो हासिल होनी चाहिए। अगर मुझे 10% वो बढ़ रहा है, तो मुझे इतनी अमाउंट हासिल होनी चाहिए। फिर अगर मैं ये भी कह देता हूँ कि अगर कोई कोरोना वगैरह या सैलाब वगैरह और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो मैं बता चुका हूँ, उस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो हो सकता है मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न से वो 5% फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कम आएगा, तो फिर मुझे इतनी अमाउंट आएगी। अगर और कम आएगा 10% तो इतनी आएगी। तो ये भी बात याद रखनी है आप लोगों ने मुरूज़ आई हुई है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो कैश इनफ्लो नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो एग्जैक्ट सेम अमाउंट से ही सारी की सारी तब्दील हो रही हो, उनमें फ्लक्चुएशन आ रही हो। नो, हो सकता है ये इनिशियल जो कैश इनफ्लो है इसमें 5% की तब्दीली हुई हो और नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है उसमें कोई भी तब्दीली ना आई हो और सैलवेज वैल्यू जो है वो उसमें 10% की आ गई हो। या यूँ हो सकता है कि इनिशियल इनफ्लो में भी 5 की आई हो, इसमें भी 5 की आई हो, ठीक है, और ये 5% बढ़ गई हो। तो ये देखो इस तरह से मुख्तलिफ तरह की जो होती है ना वैल्यूज़ की सिचुएशन वो आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। ठीक है वैल्यू, तो ये था बच्चों आपका मॉड्यूल नंबर जी आपका था ये 9th जिसको हमने आज कवर किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका 10वां जो है वो भी आ जाएगा। तो ये मैंने लेंथी वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आप लोगों को एक-एक चीज़ डिटेल में समझ आ जाए कैलकुलेशन के साथ। बच्चों मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर आप एक दिन में भी बैठ के मेरे सारे लेक्चर देख लिए तो आपके ये 13 के 13 मॉड्यूल इंशाल्लाह सॉरी 8 के 8 मॉड्यूल जो है वो आपको समझ आ जाएँगे और बहुत अच्छे से याद आएँगे समझ आ जाएँगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी जो है ना वो भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन मिल जाए। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी मैंने लिंक दिया हुआ है वहाँ पे, डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है, वहाँ पे वो जॉइन कर लें ताकि आप लोग जो हैं वो वहाँ पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहें। मेरा जो इनबॉक्स होता है उसमें एडमिन पे मेरा नंबर भी मौजूद है वहाँ पे, तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं बिज़ी मतलब एक्टिव होता हूँ तो वहीं पे मेरा राब्ता ज़्यादा होता है, कॉल वगैरह पे मैंने बात नहीं करनी होती। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।